Okay. Hello everyone. Good evening, good evening, good evening, good evening. कैसे हैं सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, तो अभी बात करेंगे डीवीएमएस की। नहीं, ब्लॉक नहीं किया था, मजाक कर रहा था, बट कर सकता हूँ। चलिए, लेट मी गो वन बाय वन। तो कल अगर आपको याद हो, हमने बात की ट्रांजैक्शन क्या होता है, देन उसका बेसिक डेफिनेशन, उसकी रिक्वायरमेंट समझी। देन वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। और कौन सी प्रॉपर्टीज थी? 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज वी अंडरस्टैंड, इज कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टी, which is atomicity, consistency, isolation and durability, है ना। वो चारों प्रॉपर्टी हमने समझा। देन ट्रांजैक्शन की लाइफ साइकिल पूरी समझी कि वी स्टार्ट फ्रॉम ए एक्टिव स्टेट, थैंक यू पाठक जी। एंड देन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो विल गो टिल पार्शियली कमिटेड, और फिर जैसे उस चेंज को अपडेट करेंगे विल गो टू कमिटेड स्टेट। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम विल गो टू फेल्ड स्टेट, और फेल्ड से जाता है अबॉर्टेड स्टेट। बट इन द लास्ट जो हमें समझ आ रहा था, चाहे हम कमिटेड स्टेट में हो या अपॉर्टेड स्टेट में हो, दोनों ही केस में वी गारंटी कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस, विच इज ऑलवेज अवर प्राइमरी कंसर्न, है ना। कि डेटाबेस का जो कंसिस्टेंसी है ना, वो कभी गड़बड़ ना हो, वो कभी खराब ना हो, इसका अपने को ध्यान रखना था। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट जिसपे कल हमने बहुत इंटेंस आइडिया डिस्कस किया, दैट वाज कॉन्करेंसी। और समझ ही आ रहा था कि कॉन्करेंसी अपने को चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे याद करके बताओ। डू वी नीड कॉन्करेंसी? यस, बिकॉज आजकल के टाइम पे जितना लोड है, जितना ओवरऑल चीजों को हमें हैंडल करने की जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, अगर कॉन्करेंसी में अलाउ नहीं करेंगे तो एक हद तक उसको हैंडल करना, पूरी तरीके से मैनेज करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। और कॉन्करेंसी 100% अपने को चाहिए। बट अगला जो आइडिया हमें समझ आ रहा था, इफ वी अलाउ कॉन्करेंसी, तो क्या बिकॉज ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूशन देयर कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? कुछ प्रॉब्लम सिस्टम में हो सकती हैं, जी हाँ, है ना। और जब तक प्रॉब्लम नहीं अपने को पता होगी ना, तो फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे डिस्कस करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। और एक प्रॉब्लम टाइप कल हमने डिस्कस भी किया था, विच इज काइंड ऑफ अ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, इफ यू रिमेंबर, जहां पर हमें समझ आ रहा था कि दोनों ने अपने एटॉमिसिटी को इंश्योर किया, सीक्वेंस में रन किया, बट समहाउ क्योंकि T2 बीच में इंटरवीन करने लगा, तो T1 ने जो चेंजेस किए थे वो काइंड ऑफ लॉस हो गए, और फाइनली डेटाबेस में T2 की वैल्यू ही स्टोर हो गई। फॉलो कर पा रहे हैं? यस। ये बात काउंसलिंग क्लास में करेंगे, अभी ये एजेंडा है, इसमें भी कोई अपशगुन नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैंने कुछ होमवर्क भी आपको दिया था कि आप चाहो तो 2-4 केस और ट्राई करो, एंड ट्राई डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज। नाउ लुक एट दिस। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कॉल्ड डर्टी रीड प्रॉब्लम और रीड राइट प्रॉब्लम। अगर जितने भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं ना, उन सब में आप मुझसे पूछे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, जो बाय नेम एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिस पर डिस्कशन हो सकता है, तो आंसर दिस इज डर्टी रीड प्रॉब्लम। तो अगेन, पहले पूरा सिनेरियो देखिए, और डर्टी रीड प्रॉब्लम किस सिनेरियो को हम बोलते हैं और क्या इससे प्रॉब्लम आ सकती है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, अच्छा, एक एक बात आप नोट कर रहे हैं, जब भी मैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एक साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैंने किसी भी रो के अंदर, क्या मैंने किसी भी लाइन के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखे, या एक बार में मैं एक ही इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं? प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। क्या किसी भी हम्म वेरी गुड। तो अगेन एक बात को समझिएगा, इवन व्हेन वी से मल्टी प्रोग्रामिंग, है ना,
तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब भी ये नहीं है कि एक बार में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, बट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के बीच में बहुत स्पीड से कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को जी? तो ठीक उसी तरह से यहां पर आप देखेंगे तो देर आर टू ट्रांजैक्शंस, और कल किसी को शायद ये भी कंफ्यूजन था कि ट्रांजैक्शन है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो सकता। तो अगेन इस बात को भी हमने समझा, नहीं साहब कॉन्टेक्स्ट स्विच बिल्कुल हो सकता है। वो अलग बात है कि बस हमें एटॉमिसिटी का ध्यान रखना है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस वहां पे हो वो सबके सब एग्जीक्यूट कर पाए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो एक लाइन में इसलिए मैंने एक ही इंस्ट्रक्शन रखा क्योंकि एक बार में एक ही काम हो रहा होगा। वी अज्यूम इट्स अ मल्टी प्रोसेसिंग बट मल्टी प्रोग्रामिंग बट यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम, प्रोसेसर एक है ऐसा मान के चल रहे हैं। तो पहले रीड किया, मान लेता अगेन लेट मी से, आप बताओ डेटाबेस में एक ही क्या वैल्यू मान लेता हूँ, लेट मी से 100 है ना, 100 मान लेता हूँ। तो फिलहाल T1 ने रीड किया 100 और वो लेट मी से, और जैसे रीड किया कॉपी हमारे पास उसका आ गया, और मान लेते हैं कि वो +20 करने आया था। चलो अब शुभम की बात मान लेते हैं, तो +20 करने आया था तो उसने क्या राइट किया होगा 120, बट ऑब्वियसली कहां पे राइट किया होगा बताओ, 120 किधर राइट किया होगा, कॉपी में राइट किया होगा, बफर में राइट किया होगा। बहुत अच्छे। कल जो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमें समझ आया था, बफर सबका सेम है या सबका अलग अलग है? बफर तो सेम है, कॉपी जो है जो हमने कॉमन बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब जब ट्रांजैक्शन T2 आके रीड ए परफॉर्म करेगा तो ट्रांजैक्शन T2 क्या वैल्यू रीड करेगा, 120 या 100? वेरी गुड। तो ट्रांजैक्शन T2 हियर विल रीड 120, है ना। अब एक बात गौर करने वाली है कि ये जो 120 है फिलहाल ये टेम्परेरी वैल्यू है या परमानेंट वैल्यू है? इट्स टेम्परेरी वैल्यू, है ना, जिसको फिलहाल T1 ने लिखा होगा। थोड़े समय के बाद ही, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े समय के बाद इस वैल्यू को अपडेट होकर डेटाबेस में स्टोर हो जाना है। बट ट्रांजैक्शन T2 को ये सब कहानियां नहीं पता थी, वो सीधे आ जाता और कमिट कर लेता है। अच्छा, क्योंकि उसने सिर्फ रीड किया है तो क्या इसके कमिट करने का मतलब ये होगा कि कुछ वैल्यू मुझे डेटाबेस में अपलोड करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी? नहीं। तो ट्रांजैक्शन T2 उस वैल्यू को रीड करके चला गया। अब देखिए मैं दोनों पॉसिबिलिटी आपको बताता हूं। अगर उसके बाद ट्रांजैक्शन T1 भी कमिट कर ले, मान लेता है यहाँ पे अबॉर्ट लिखा है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर अबॉर्ट नहीं है। हेलो युवराज, 2 मिनट के लिए मान लीजिए यहाँ पर अबॉर्ट नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन T1 भी सिंपली कमिट कर ले तो ये वैल्यू फाइनल में अपडेट हो जाएगी और आई थिंक तब कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। यस, लेकिन फिलहाल जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आगे पता नहीं कुछ और काम करना होगा, बट बिफोर दैट अबॉर्ट हो गया, फेलियर हो गया। और ऑब्वियसली क्या कभी भी कहीं भी फेलियर हो सकता है? मुझे बताएं। जी हाँ, फेलियर हो सकता है। अब जैसे ही फेलियर होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम फेल्ड स्टेट में आते हैं, उसके बाद हम रोल बैक करते हैं। रोल बैक करने का मतलब क्या है, हमने जो जो चेंजेस किए होंगे उन चेंजेस को हम अंडू करेंगे, है ना। ओके, तब अंडू करने का मतलब होगा कि यहाँ पर अगर 120 है तो उसको चेंज करके दोबारा 100 करेगा और T1 तो चुपचाप बेचारा यहाँ से निकल जाएगा, है ना। अब जब बाद में आप अपनी बुक मैच करेंगे तो अब यहाँ एक सिचुएशन देखिए, बड़ा मजेदार आइडिया है। जब बुक मैच करेंगे तो अपना सिचुएशन देखिए, ए का वैल्यू 100 है, दूसरी तरफ भी ए का वैल्यू 100 है, यस और नो? तो क्या टेक्निकली कभी डेटाबेस में ए का वैल्यू 120 हुआ? मुझे बताओ, क्या कभी टेक्निकली ए का वैल्यू 121? नहीं। लेकिन अगर आप T2 से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा? अगर T2 से पूछेंगे वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा वैल्यू 120 है, मैं रीड करके आया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या T2 एक ऐसी वैल्यू रीड करके कमिट कर चुका है जो टेक्निकली कभी सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं की? यस और नो? T2 एक ऐसी वैल्यू रीड करके फिलहाल कमिट कर चुका है जो एग्जिस्ट नहीं किया। नाउ दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम, और हम बोल सकते हैं कि डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला गया बिकॉज आपने गड़बड़ ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दिया। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? तो जो रिजल्ट है हमारा वो क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन हम करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन हम करते हैं वो करते हैं किस पे? वो करते हैं इस रीड ऑपरेशन पे। ये जो डर्टी रीड नाम दिया गया है, देखो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ,
ये जो डर्टी रीड नाम दिया गया है ये दी गई इस रीड ए को। रीड ए क्यों? नाउ ऊपर पढ़ूं, देखो मैं क्या लिखता हूं। मैंने लिखा है a transaction reads a data item updated by another uncommitted transaction। जब कोई ट्रांजैक्शन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन का लिखा हुआ अपडेटेड डेटा आइटम पढ़े लेकिन वो ट्रांजैक्शन अभी कमिट नहीं किया हो, तो इस तरह का रीड क्या कहलाएगा मुझे बताओ। Now this kind of read is known as dirty read। इसी तरह के रीड को अपन क्या बोल रहे हैं? डर्टी रीड बोल रहे हैं। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, मैं दोबारा एक बात क्लियर कर दूं, दिस काइंड ऑफ रीड इज नॉन एज डर्टी रीड प्रॉब्लम। मैं दोबारा एक बात क्लियर कर दूं कि क्या इस रीड ऑपरेशन अगर कहीं पर डर्टी रीड होता है, डज दैट मीन्स कि 100% प्रॉब्लम होगा? एक पॉइंट नोट करिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई डर्टी रीड का ये मतलब नहीं कि प्रॉब्लम होगा, लेकिन डर्टी रीड का मतलब है कि प्रॉब्लम हो सकता है। एम आई करेक्ट? डर्टी रीड का मतलब है कि प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या आप चाहते हैं कि हम अपने डेटाबेस को, पूरे सिस्टम को, एनवायरनमेंट को किसी ऐसी सिचुएशन में लेके जाएं जहां प्रॉब्लम होने की भी पॉसिबिलिटी हो? नहीं, है ना? तो ये एक रिस्की अफेयर है। अगर एक और एग्जांपल मैं आपको याद दिलाऊं तो इट मे हेल्प कि आप इस कहानी को रिमेंबर कर पाओ। एग्जामिनेशन वाला पॉइंट, जब आप किसी की कॉपी से चीटिंग करते हैं तो किसको टेंशन होती है? जो चीटिंग करा रहा है, जो चीटिंग कर रहा है। अगर आप किसी की कॉपी से चीटिंग करेंगे, अच्छा ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि जो चीटिंग कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। द पॉइंट इज, अगर चीटिंग करने वाले को इतनी टेंशन होती तो क्या वो पहले से पढ़ के नहीं आता? उसको तो ये सर्टेन भी नहीं था एग्जाम में, पता नहीं चीटिंग कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना? बट सिचुएशन के हिसाब से चीजें हैंडल हो जाती हैं। और मान लीजिए कि उसने वो चीटिंग कर पा रहा था। फॉलो कर पा रहे इस बात को? अब दोबारा ध्यान से सोचिए, चीटिंग उसने किया और चीटिंग करने के बाद पहले कॉपी सबमिट करके चला गया क्योंकि उसको तो टेंशन थी नहीं और आगे कुछ करना नहीं था, पासिंग मार्क्स लाने थे, वो हो गए। अब जिसकी कॉपी से चीटिंग किया, अगर बाद में उसने अपना आंसर चेंज कर दिया, इज इट अ एग्जाम्पल ऑफ अ डर्टी रीड प्रॉब्लम? सोचो आप एक बार। इज इट अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ डर्टी रीड प्रॉब्लम? यस। आपने वैल्यू चीटिंग कर लिया, पूरा आंसर लिख दिया, बाद में उसने चेंज किया। अच्छा, मजे की बात है कि पूरी क्लास तब तक वो चीटिंग कर चुकी थी, और वो चेंज कर रहा, सब लोग चेंज करने में लगे हुए हैं, तब तो टीचर को पता ही लग जाएगा कि भाई चीटिंग हुई है। कभी कभार ऐसा होता था, मुझे याद है, टीचर कॉपी पे लिख के देता था कॉपीड, ऐसा मास चीटिंग हो गई। एक बच्चे ने कटिंग किया, पूरी क्लास ने सेम कटिंग की हुई है ना? -5 हो जाते थे। जिस बेचारे के आई 5 रहे हैं, या हो सकता है 2 ही आ रहे हो, -5 आप कर दोगे तो -3 हो गया है। तो चलिए खैर, लेकिन ये एग्जांपल आपको समझ आ रहा है, और ये भी आप समझ पा रहे हैं कि डर्टी रीड जो है वो भी जो प्रॉब्लम है किस वजह से हो रहा है। द मेजर रीजन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट द ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअलिटी बट द कॉन्करेंसी, इजंट इट? फॉलो कर पा रहे हैं? एक डाउट है, राइट के बाद कमिट होगा तब वैल्यू अपडेट होगी ना डेटाबेस में? राइट के बाद हो, रीड के कभी भी हो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन कमिट करता है, और कमिट करने का मतलब क्या कि वो बाहर जा रहा है, वो पार्शियली कमिट से कमिट में जा रहा है, तो उसने जो भी चेंजेस किए होंगे, अगर किए हैं तो वो अपडेट होंगे। अब अगर मान लीजिए किसी ट्रांजैक्शन ने सिर्फ रीड ही रीड किया है, तो क्या फिर इस बात से कमिट करने का कोई मतलब बनता है? नहीं। लेकिन अगर आपने कुछ चेंज किया, कुछ अपडेशन किया है, तो फिर उसको अपने को डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। प्रखर कह रहे हैं मुझे टॉपिक मिला था ट्रांजैक्शन क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए, फिर मैंने आपका वीडियो देखकर लाइन से नोट्स प्रिपेयर, पीपीटी लिखा और अच्छे से एक्सप्लेन किया। वेरी गुड, ये अच्छी चीजों में तो लगता है कि बहुत सारा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जरा एक बार क्वेश्चन देखना, बहुत रिलेटेड है, अभी जो प्रॉब्लम आपने डिस्कस किया ठीक उसी पे बेस्ड है।
मजा ही आ गया, मजा आ गया। दिस वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन। और अब मुझे एक बात समझ आ रही है, वाह भाई वाह, खूबसूरत खूबसूरत। ये देखने के लिए था कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते भी कि नहीं पढ़ते। आपको लगा टॉपिक कंप्लीट किया है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, तो 100% फिर तो डर्टी रीड ही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, पकड़े गए आप लोग। ओके, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है। 3%, 11%, 72% एंड 14%। क्योंकि जैसा कुछ लोग जो कुछ समय से पढ़ रहे हैं वो इस बात को ऑब्जर्व करेंगे, नन ऑफ अबव इस तरह का ऑप्शन गेट में तो कभी कभार ही देखने को मिलता है, बट क्या नेट वाले इस हथियार का रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ। तो नेट में फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आंसर बोथ ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन होता है। The problem that occurs when one transaction updates a database and then the transaction fails from for some reason। देखिए, अगर आप डर्टी रीड तक पहुंचना चाहते हैं, उसने बोला एक ट्रांजैक्शन ने अपडेट किया डेटाबेस को और उसके बाद देन द ट्रांजैक्शंस फेल फॉर सम रीजन, बट डर्टी रीड बोलने के लिए उस अपडेटेड वैल्यू को क्या किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के द्वारा रीड करना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया। ऐसा बोला है क्या, आप बताओ? नहीं बोला ना। तो कैसे आप लोग बिना किसी टेंशन के डर्टी रीड को आंसर बोल दिए? तो दोबारा मैं एक बार बता देता हूं, डर्टी रीड का मतलब क्या निकल रहा है बताओ। किसी ट्रांजैक्शन ने डेटाबेस की किसी वैल्यू को अपडेट किया, टेम्परेरी अपडेट है क्योंकि अभी कमिट नहीं किया है। उसके बाद आप कोई और ट्रांजैक्शन बन के उस वैल्यू को रीड कर रहे हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क। रिस्क ये है क्योंकि अभी ये फाइनल वैल्यू नहीं है और आप तो कमिट करके बाहर जा रहे हैं। अगर बाद में ये वैल्यू चेंज होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर ये जो रीड है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो डर्टी रीड क्या है? वो रीड जो अनकमिटेड वैल्यू आप रीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डर्टी रीड। अगर T2 रीड ऑपरेशन के बाद T1 फिर से एक राइट ऑपरेशन करे तो डर्टी रीड होगा क्या? इस बात का इन दोनों के रिलेशन पे क्या कोई फर्क पड़ रहा है, मुझे बताओ मानिक जी। आप मुझसे पूछ रहे हो वो बाद में रीड करे राइट करे, मैं कह रहा हूं उसका जो मन चाहे वो करे। मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये जो T2 ने रीड किया था ए का वैल्यू, ये अपडेटेड था? जी हाँ। क्या वो वैल्यू फाइनल थी? क्या T1 तब तक कमिट कर चुका था? जी नहीं। तो इन दोनों का रिलेशन तो अभी भी सेम है। तो इससे T1 के जो फ्रीक्वेंट लेटर ऑपरेशन है उनका कोई लेना देना नहीं है। ये रीड तब भी डर्टी रीड ही कहलाएगा। फॉलो कर पा रहे हैं बाकी सब लोग भी? डाउट? T2 सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होगा? मैं समझा नहीं, सिस्टम से कनेक्टेड होने की क्या परिभाषा है, मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए, यहाँ पे नाम के लिए जरूर लिखा हुआ है, बट नो बडी विल से दिस रीड राइट और राइट इट प्रॉब्लम। डर्टी रीड इज अ वेरी वेरी पॉपुलर नेम, सिर्फ यही एक नाम है जिससे सिनेरियो को हम बाद में याद करेंगे। तो बस आप डर्टी रीड ही पकड़ के चलिए। T2 रीड के बाद राइट करे एंड कमिट कर दे, फिर T1 फेल हो, तो क्या डेटाबेस में लास्ट वैल्यू क्या होगी? मुझे देखिए, बहुत सारे रूल सिंपल हैं, आप इस तरह के 1000 सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, बट अब आप मुझे बताइए, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको नया कोई जवाब दे दूंगा। T2 ने रीड किया, उस वैल्यू को राइट किया और कमिट किया, ऋतिक, है ना? अब आप मुझे बताएं, जब कमिट करने के लिए आप मुझे बोल रहे हैं
तो डेटाबेस में किसके लिखा हुआ वैल्यू जाएगा? आप कह रहे हैं T2 सर रीड कर रहा है, रीड करके राइट कर रहा है और फिर कमिट कर रहा है। क्या मैंने सारे ट्रांजैक्शन स्टेट नहीं पढ़ा दिए क्या? ऋतिक जी बताएं। अगर T2 रीड करने के बाद राइट करता है और फिर कमिट करता है, अभी या तो रिप्लाई दो, हाँ या ना कुछ बोलो। चलिए, या तो कोई लंबा स्टेटमेंट लिख रहे हैं या किसी सोच में पड़ गए हैं। खैर, मैं क्लियर कर दूं बस इस बात को। कमिट करेगा और फिर T2 फेल हो जाएगा तो डेटा, भाई जो कमिट कर रहा है उसका वैल्यू जाएगा डेटाबेस में, बात खत्म हो गई। फ्यूचर में प्रॉब्लम क्या होगा T2 के रीड करने से? T2 एक इनवैलिड वैल्यू रीड करके जा रहा है ना। अगर T1 रोल बैक किया, अगर T1 रोल बैक किया तो T2 का वैल्यू इनवैलिड हो गया, क्योंकि T2 रोल बैक करके वैल्यू को दोबारा 100 पे पहुंचा दिया। खैर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर एक पर्याप्त डिस्कशन मैं कर चुका हूं, आगे बढ़ूंगा। अगला वैल्यू देखिएगा, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विच। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, उस एग्जीक्यूशन में बीच में कुछ समय रोकने के बाद किसी दूसरे प्रोग्राम को हम रन करना स्टार्ट कर दें, यहाँ पे ट्रांजैक्शन बोलूंगा, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच करना। कुछ समय के बाद फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है, क्योंकि एक प्रोसेसर में एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन रन हो रही होती है। तो आप जो भी काम करते हैं उसको पूरा कंप्लीट करने से पहले अगर उसको बीच में रोक के किसी दूसरे काम की तरफ जाएंगे, दूसरे ट्रांजैक्शन, दूसरे प्रोसेस की तरफ जाएंगे, तो उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलेंगे। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, आगे बढ़ता हूं। अगला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो कॉल्ड अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। हालांकि वैसे इसके नाम से इसका काम भी समझ आ रहा होता है क्या ये कहानी बोल रही है। देखिए जरा, इसको ऑब्जर्व करिएगा। दो ट्रांजैक्शन हमारे पास है, एक है T1, एक है T2। यस, और मान लेता हूँ इनिशियली कोई भी वैल्यू, इस बार लेट मी से 20 ले लेता हूँ। अब जरा एक एक करके आप सिनेरियो देखिएगा। T1 आता है और वैल्यू रीड करता है, तो यहाँ पर T1 क्या वैल्यू रीड करेगा मुझे बताओ इनिशियली? वेरी गुड, अनडाउटेडली, बिना किसी डाउट, बिना किसी कंफ्यूजन के, यहाँ पर T1 आके बोलेगा कि वैल्यू 20 है। इतनी बात समझ आ रही है? ओके, अगला पॉइंट ऑब्जर्व करिए, उसने कोई चेंज नहीं किया, T2 ने आके रीड किया। अब बताओ T2 क्या रीड करेगा? वेरी गुड, T2 भी 20 रीड करेगा। एक बात मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं, क्या ये T2 ने जो रीड किया है, क्या ये डर्टी रीड है? T2 ने जो रीड किया, क्या डर्टी रीड है? जी नहीं, क्योंकि अभी तक इस वैल्यू पे किसी ट्रांजैक्शन ने कोई अपडेट नहीं किया, तो दिस इज नॉट अ डर्टी रीड। ओके, फिर T2 सोच के आया था कि मुझे रीड करने के बाद मान लीजिए +5 करना है, तो T1 ने इस वैल्यू को चेंज करके कर दिया 25। कर सकता है? एक बार फिर याद करके पूछता हूं आपसे, क्या T2 ने जो राइट ऑपरेशन किया है, क्या इसे ब्लाइंड राइट बोलते हैं? T2 ने ये जो राइट ऑपरेशन किया, इज इट कॉल्ड अ ब्लाइंड राइट? नो। तो कल हमने एक सिनेरियो देखा था ब्लाइंड राइट का। ब्लाइंड राइट मतलब कब है? हम रीड करने के बाद राइट करें तो ब्लाइंड राइट कहलाएगा, या बिना रीड करे राइट करें तो? वेरी गुड, तो अगर आप बिना रीड किए राइट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ ब्लाइंड राइट ऑपरेशन। तो खैर फिलहाल ये ब्लाइंड राइट नहीं है, पर लेकिन मुझे टर्म आपको रिवाइज करना थी। ओके, नाउ ओके, अब T1 जाके कह रहा है कि मेरे को दोबारा रीड करना है। क्या इस ऑपरेशन में कोई परेशानी है? क्या किसी ट्रांजैक्शन को किसी भी डेटा वैल्यू पे कितने भी नंबर ऑफ टाइम रीड करने की परमिशन होनी चाहिए? जी हाँ, कोई परेशानी नहीं है। तो T2 भाई साहब जाता है, दोबारा रीड करते हैं, और यहां पर जब T2 अब इस वैल्यू को रीड करेंगे तो फिलहाल क्या रीड करेंगे? वेरी गुड, अब करेंगे 25, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या T1 कंफ्यूज हो जाएगा, परेशानी में पड़ जाएगा? क्या T1 कंफ्यूज होगा, परेशानी में पड़ जाएगा? जी हाँ। क्यों पड़ जाएगा?
इट्स अ काइंड ऑफ अ डर्टी रीड सिनेरियो बट मच कंफ्यूजिंग, बिकॉज हर किसी को क्या हमने आइसोलेशन की दवाई खिला रखी है, मुझे बताओ याद करके। हाँ, तो हर ट्रांजैक्शन ये मान के चल रहा है दैट इट इज द ओनली वन एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम, वो सिस्टम में अकेला है ना। अब T1 जब 2 मिनट पहले एक वैल्यू को रीड कर रहा है 20, है ना, और उसके कुछ समय के बाद दोबारा रीड कर रहा है और वैल्यू मिल रहा है 25, तो आप मुझे बताओ T1 तो कंफ्यूज हो जाएगा। और क्या ये डेटाबेस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में क्लियर कट कंफ्यूजन है, क्लैश है? मैगी वाला एग्जांपल पुराना हुआ है, नया एग्जांपल बताता हूं आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं दिन में कुछ आराम करने के लिए लेटा और मुझे लगा कि कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, कोई कुछ बोल रहा है, जबकि कमरे में कोई नहीं था। अब एक बार भी ऐसा होता है तो आपकी खोपड़ी घूम जाती है, फिर नींद कहाँ आएगी आपको, फिर तो आपका दिमाग लग जाएगा कि हो क्या रहा है ना। तो फिर मैंने दोबारा बहुत ध्यान से सुना, हर 2 मिनट के बाद एक आवाज रिपीट हो रही है। आई कांट फिगर इट आउट ये क्या था। देन मेरे को लगा कि शायद मेरी जो गुड़िया है उसके बहुत सारे खिलौने, उसमें बहुत सारे सेल वाले इलेक्ट्रॉनिक है, हो सकता है कुछ कुछ बोल रहा हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो हिलता है ना तो लाइक डॉग है या ऐसा कुछ है, वो बोल रहा है कुछ। फिर मैंने बड़े ध्यान से एक एक खिलौने को स्विच ऑफ किया, सबका स्विच बंद किया। अब मैं श्योर हो गया था कि अब आवाज नहीं आएगी। उसके तो मैं अभी भी आइसोलेशन मान के चल रहा था, है ना। मैं फिर लेटा, लेकिन फिर 1 मिनट के बाद वही आवाज फिर आने लगी। मैं ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है कहां से आ रही है। तो मैं घबरा गया और फिर मैं बाहर आ गया। तो अगेन, जब भी आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है या आपको लग रहा है कि आइसोलेशन है बट टेक्निकली वहां आइसोलेशन ना हो, तो फिर ये मामला जो है बड़ा गड़बड़ हो सकता है। और ये सब बातें आप मत करो, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो आप मजे में ले रहे हो, रात को फिर आपको प्रॉब्लम होगी। नहीं होगी, आपको तो वैसे भी पढ़ना है। तो ना आपको भूतों की बात करनी है, ना आपको यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस देखनी है, बचना है इन सब बातों से, खोपड़ी घूम जाएगी आपकी, वॉशरूम तक जाने का मन नहीं करेगा, सच बता रहा हूं आपको। चलिए ये सच्ची बात है, 2 दिन पहले की बात है। मैंने आप लोगों से आज तक इतने समय हो गया, जो लोग पुराने, कभी कोई झूठ बोला है क्या? नहीं, ये सारी कहानियां बिल्कुल सच्ची हैं। इनका हर जीवित और मृत व्यक्ति से लेना देना है। चलिए, तो ये अनरिपीटेबल रीड वाली बात आप समझ पा रहे हैं। हालांकि अगर मैं बाय डेफिनेशन पूछूं तो क्या इस रीड को डर्टी रीड भी कहा जा सकता है, मुझे बताएं। है ना, हाँ कहा जा सकता है, बिकॉज इस राइट से हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करना चाह रहा। अगर मान लीजिए मैं इसको कमिट कर दूं, तुरंत कमिट मैंने कर दिया, तब भी क्या ये रीड डर्टी रीड कहलाएगा? तब तो डर्टी रीड नहीं है ना। लेकिन ये अनरिपीटेबल रीड की प्रॉब्लम तो तब भी बनी रहेगी। एक वैल्यू में जाके रीड कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद दोबारा रीड कर रहा हूँ, वैल्यू सेम हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है चक्कर क्या है। यस, ओके, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विच इज पॉसिबल। सर कमिट में क्यों नहीं? क्या नहीं? कमिट में क्या नहीं? अनरिपीटेबल रीड या डर्टी रीड? डर्टी रीड। यार डर्टी रीड की डेफिनेशन क्या बताऊं, फिर वही हो गई समस्या है। नाम अधिकारी है, सवाल बाबू वाले हैं। डर्टी रीड का मतलब यही है कि जब आप अनकमिटेड वैल्यू रीड करें, तो बाबू जब हम इसे कमिट कर दिए
और उसके बाद मैं रीड कर रहा हूं, तो क्या अभी मैं अनकमिटेड वैल्यू रीड कर रहा हूं? मुझे बताओ। नहीं, तब तो कमिटेड वैल्यू है। और अगर कमिटेड वैल्यू है तो फिर भला मैं इसे डर्टी रीड क्यों कहूंगा? सोचो ना, है ना? इन डेफिनेशंस को पी जाना है यार, इनको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना है, तब तो कुछ याद रहेगा, वरना भूल जाओगे। ओके, ये एक और देखिए, अब नहीं आती है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में खलल, एक कंफ्यूजन तो हो गया ना। जो लोग ऐसा चिल्लाते हैं ना कि भूत नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो लोग बाद में सबसे पहले भगते हैं वही हैं। तो इस चीज में कोई बहादुरी नहीं दिखाने का अपने को, जस्ट इग्नोर करने का। नहीं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं ना इग्नोरेंस, बस इग्नोर करना। हम कोई कमेंट ही नहीं दे रहे भाई, हमारा कोई ज्ञान नहीं इस मामले में। चलिए जरा इधर देखिए, क्या पता भूत बैठा हो पंखे के ऊपर, आप हमारी बात सुन के नाराज हो जाए। अच्छा बेटा, मैं नहीं होता, मैं बताता हूँ तुम्हें, हमें क्यों पंगे लें। तो जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं ना, ऐसा। चलिए जरा इधर देखिए, कमिट ऑपरेशन होने के बाद ही एक्चुअल डेटाबेस में चेंज होता है। जी हाँ, ये कल हम सब पढ़ चुके हैं। पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, पार्शियली कमिट से जब हम कमिट करते हैं तो ही अपडेट होता है, अदरवाइज वो सारा चेंजेस जो है वो टेम्परेरी है। चलिए जरा एक सिनेरियो देखिएगा। सर रूबानी का कमेंट पढ़िए। अभी तो मैं आपसे बोल रहा था इग्नोरेंस, नहीं समझा अभी मैंने आपको, मैं वो करता भी हूं। अब आप समझिए, मैं तारीफ करूं तो प्रॉब्लम है, मैं डांट दूं तो प्रॉब्लम है, तो मुझे अपनी मर्यादा का भी तो ध्यान रखना है भाई। तो मैं अभी आपसे क्या, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ, मैं आपको जो सलाह देता हूँ अपने जीवन में उतार रहा होता हूँ, है ना? चलिए जरा इधर आइए, दो ट्रांजेक्शन हमारे पास है। आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं, लेकिन यहां मैं एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा हूं। नहीं, चलिए, दो ट्रांजेक्शन हमारे पास है ना? और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सही बात है। तो मान लेता हूं कि अगर एक ही वैल्यू 10 है और हमने रीड किया, और यहां पर एक ही वैल्यू इसने 10 रीड की। अब आप मुझे बताओ T2 जो है वो सेम लेवल पे खेल रहा है कि डिफरेंट लेवल पे खेल रहा है? T2 उसने अलग ही काम कर दिया, बजाय इसके कि वो वैल्यू चेंज करता। तो यहाँ अच्छा, हाँ मैंने दो टर्म आपको याद दिलाए थे, इंस्टेंस और स्कीमा, याद है? इंस्टेंस और स्कीमा, यस। तब आप मुझे बताएं इसने क्या चेंज कर दिया, इंस्टेंस के स्कीमा? इस भाई ने स्कीमा ही चेंज कर दिया। नहीं, तो अब वेरिएबल ही डिलीट हो गया। अब जब ये T2 दोबारा पूछेगा जाएगा कि मेरे को रीड ए का वैल्यू बताओ, तो कंपाइलर खींच के रैपट मारेगा इसके गाल पे, बोलेगा भाई ये तो वेरिएबल ही नहीं है, किसका वैल्यू पूछने आए हो तुम, है ना? तो आप समझिए, इसके बहुत एग्जांपल हो सकता है। आपने बैंक में एक अकाउंट खुलाया, उस अकाउंट में खूब सारे पैसे रखे, खूब सारे क्या पैसे इकट्ठा किए, और एक दिन आप गए पैसा पूछने के लिए और 100-200 रुपया ऊपर नीचे हो रहा था। आपके हिसाब से 1500 होने चाहिए थे, है ना? लेकिन वो बोल रहा है कि 1400 है। क्या ये कंफ्यूजन एक लेवल तक फिर भी मैनेजेबल है? हाँ। लेकिन अगर वो बोले कि आपको है ना, आपको तो इस बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ आपको, ये खाता नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब आप अलग लेवल पे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये फैंटम रीड जो है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? लास्ट केस में क्या हुआ था, वैल्यू चेंज हुआ, वेरिएबल तो था ना, वेरिएबल था बट वैल्यू चेंज हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, गायब ही हो गया। हालांकि अगेन कोई बहुत पॉपुलर टर्म नहीं है, बट फैंटम रीड और अनरिपीटेबल रीड, क्या दोनों सिनेरियो याद रखेंगे आप?
ओके, एक क्वेश्चन देखिए जरा, एक क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस वन। गेट 2008 1 मार्क क्वेश्चन पूछा है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ के आंसर करना है, जल्दबाजी में मत किया करना, है ना। तो पहले पूरी बात ध्यान से पढ़ो, ऑब्जर्व करो, फिर बताओ आंसर क्या होगा। बिल्कुल। सर ये सब प्रॉब्लम कभी रियल लाइफ में हुई है? कौन सी प्रॉब्लम? फैंटम रीड, डर्टी रीड प्रॉब्लम या भूत वाली प्रॉब्लम? ट्रांजैक्शंस नहीं, तो हमने पहले से ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं ना, जो इन बात को इंश्योर करता है कि प्रॉब्लम्स ना हो, इजंट इट? ये प्रॉब्लम 100% एक टाइम पे हुआ करती होंगी जब प्रोफेशनल डेटाबेस नहीं था, इस वजह से आज हम इधर आ गए हैं। अच्छा मैं सुना देता हूँ, बिल्कुल मैं बताता हूँ, डोंट वरी। सर ये भूत वाले इंसान रात को ही क्यों होते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रात को हो। मैं बताता हूँ इसके बारे में। अच्छा तो इसमें अब देखिए अच्छा खासा कंफ्यूजन हुआ। 16% एंड 9% एंड 22% एंड 53%। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो में लीड टू एन इररिकवरेबल एरर इन द डेटाबेस सिस्टम। पहले मुझे बताओ ये श्योरिटी कर रहा है या बोल रहा है हो सकता है? हो सकता है, मे लीड टू। तो मुझे तो क्लियर कट में ऑप्शन में मेरे से लालच छूट नहीं पा रहा, मैं ऑप्शन डी ही पढ़ना चाहता हूं। ये कहता है अ ट्रांजैक्शन रीड अ डेटा आइटम आफ्टर इट इज रिटन बाय अ अनकमिटेड ट्रांजैक्शन। बहुत खूबसूरत शब्दों में क्या इसने डर्टी रीड की प्योर डेफिनेशन लिख दी? क्या यही डर्टी रीड है? जी हाँ। जब एक ट्रांजैक्शन किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की लिखी हुई वैल्यू को पढ़ ले, यही डर्टी रीड कहलाता है। यस और नो? यस। अब अगर यही डर्टी रीड है तो 100%। अच्छा मैं दोबारा याद दिलाऊं, क्या डर्टी रीड से प्रॉब्लम होता है या हो सकता है? हो सकता है, तो इसने भी सेम बात लिखी है, तो 100% मैच करना चाहिए। अब आप लोगों ने और क्या क्या लिखा? आ ट्रांजेक्शन रीड अ डेटा आइटम आफ्टर रिटन बाय कमिटेड ट्रांजेक्शन। नाउ यू सी व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज कमिटेड, तो क्या ये डर्टी रीड कहलाएगा? जी नहीं, तब तो डर्टी रीड नहीं है। When a transaction write a data item read by uncommitted transaction, अगर कोई ट्रांजेक्शन रीड करे चाहे कमिटेड हो चाहे अनकमिटेड, क्या उससे आप पे कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या रीड से वैल्यू चेंज होती है क्या? नहीं। ये वो लोग हैं जो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, या कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है दूसरा गेस ज्यादा पॉइंट वाला है। आप कोशिश नहीं कर रहे हो, ध्यान से ऑब्जर्व करो तो समझ आएगा ना। ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करना गेट में। ऐसा क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर कैसे चलेगा? अगला पॉइंट देखो, आ ट्रांजेक्शन रीड अ डेटा आइटम आफ्टर इट इज, फिर वही रीड वाली बात है। बाय रीड नहीं, अनकमिटेड ट्रांजेक्शन राइट करे तो डर्टी रीड का सिनेरियो जनरेट होने का चांस होता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? ओके तो ये एग्जांपल से भी आप समझ पा रहे हो ना, दैट इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन डर्टी रीड या इस तरह से। ये देखना जरा क्वेश्चन।
इसको ऑब्जर्व करें सर, ऑप्शन ए में लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम ऑप्शन व्हेन अ ट्रांजैक्शन राइट ए डेटा आइटम रीड बाय। लॉस्ट अपडेट कब होता है भाई रोहन जी? जब पहले वाले ने राइट किया हो, फिर आपने उस राइट को चेंज कर दिया। ऑप्शन ए में पहले वाला रीड कर रहा था, तो फिर लॉस्ट अपडेट कैसे होगा सोचो। यस, लॉस्ट अपडेट इज राइट राइट क्लैश। वेरी गुड। ओके, 4%, 81%, 7% and 8%। अगेन मैंने वैल्यू रीड किया, उसके बाद अगेन वैल्यू अपडेट हुआ। उसने क्या किया मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, और फिर मैं वैल्यू रीड करूंगा। तो क्या ये क्लियर कट एग्जाम्पल है अनरिपीटेबल रीड का? यस और नो? यस, तो यही आंसर है। इसके अलावा इस केस में किसी को कोई और डाउट हो सकता है क्या? ओके, तो इस तरह के बहुत साधारण से सिनेरियो कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए एक नए आइडिया की तरफ जा रहा हूँ। ध्यान से 2-3 पॉइंट सुनिएगा, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन मुझे बताइएगा। ओके, नहीं, जो ऑरेंज कलर वाला है वो नेट का नहीं है। ऑरेंज कलर वाला इट्स लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ, अब एक बात समझिए, क्या एक कंक्लूजन मैं आपसे डिराइव करा सकता हूँ, और वो कंक्लूजन ये है, इतना तो हमें समझ आ गया ना कि जब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस पैरेलली रन करें तो फिर एसिड प्रॉपर्टी कुछ कर नहीं पा रही होती इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की, और कंफ्यूजन्स हो जाते हैं। यस और नो? यस। और रियल लाइफ में भी अगर आप एक बार में एक काम करेंगे तो क्या टेक्निकली उसको हैंडल करना, उसको प्रोसेस करना आसान होगा? हाँ, है ना। अब एक चीज के साथ आप 10 चीज जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली उसको मैनेज करना एक लेवल तक कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसको चीजों को अपने को मैनेज करना है। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अभी तक मैं आपसे बोल रहा था कि मेरे लिए इंस्ट्रक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, और ट्रांजैक्शन, लेट मी से एनी ट्रांजैक्शन टीआई को मैं एक सिंगल यूनिट मान के चल रहा हूँ। बट अभी मुझे समझ आ रहा है इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन टीआई। उसके साथ हो सकता है टीजे, और उसके साथ हो सकता है टी के भी एग्जीक्यूट कर रहे हो, बिकॉज कॉन्करेंट पैरेलल एग्जीक्यूशन है। यस और नो? यस। तो अब क्या यहाँ पर हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, या हमें समझ आ रहा है कि आगे जो मुझे स्टडी करना है, क्या वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को करना है या इन सब ट्रांजैक्शंस को एक साथ स्टडी करना है? इन सब ट्रांजैक्शन को एक साथ स्टडी करना है, और ये जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे, आई कॉल दिस यूनिट एज शेड्यूल। आज के बाद मैं इसको क्या बोलूंगा? आई कॉल्ड इट शेड्यूल। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, और मान लीजिए कि जो इंटेंस आइडिया है इस टॉपिक का, इस कंसेप्ट का, उस पर हम एंटर कर रहे हैं, है ना। तो पहले हम समझेंगे शेड्यूल क्या होता है, देन विल फर्दर इन्वेस्टिगेट क्या इसके भी टाइप्स हो सकते हैं, सीरियल, नॉन सीरियल, और हमें हमें वहां पे किससे फायदा किससे नुकसान होगा, हमारी क्या इंटेंशन है। धीरे धीरे वो एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर। तो जो आर्ग्यूमेंट आपसे कर रहा था वही यहाँ पर लिखता हूँ। क्या सिंगल ट्रांजैक्शन को शेड्यूल बोल सकते हैं? सिंगल ट्रांजैक्शन, अब आप बोलना चाहे बोलने, बट उस बात के कोई मायने तो है नहीं, इजंट इट? शेड्यूल पढ़ने या ऑब्जर्व करने का मतलब ही ये है, ये बात समझ पा रहे हैं ना? शेड्यूल पढ़ने या ऑब्जर्व करने का मतलब ही है कि भाई कम से कम 2 ट्रांजैक्शन तो कुछ बात समझ आए। जी,
तो मैं लिखता हूं when two or more transaction executed together or one after another then they can be bundled up into a higher unit of execution called schedule. जब दो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होते हैं वन आफ्टर अनदर, यानी कि या तो एक पहले पूरा कंप्लीट हो फिर दूसरा शुरू हो, या अगेन आपने देखा है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के साथ कैसे एग्जीक्यूट होता है, दो लाइन इसका हुआ, चार लाइन दूसरे का हुआ, फिर दो लाइन पहले वाले को, लाइक दिस। तो अगर इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं मल्टीपल ट्रांजैक्शन तो वी कैन कॉल देम ऑल टुगेदर एज शेड्यूल। क्या इस पॉइंट में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? अगला पॉइंट पढ़ता हूं, हाई यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। इससे पहले जो स्मॉलर यूनिट थी वो क्या थी? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन से चेंज होके अपन किधर आए? ट्रांजैक्शन। और अब ट्रांजैक्शन से भी बिगर यूनिट पे हम जा रहे हैं विच इज अ शेड्यूल। बस वही लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इजंट इट? जी ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a schedule of n transactions t1 t2 t3 up till tn is an ordering of the operations of transactions operation for different transactions that can be। ये तो कुछ ज्यादा थ्योरेटिकल हो गया, मैं दो पॉइंट पहले जरा आपको नोट कराना चाहता हूं। वो क्या? एक ट्रांजैक्शन है t1 जिसके पास दो इंस्ट्रक्शन है i11 और i12। एक ट्रांजैक्शन है t2 जिसके पास तीन इंस्ट्रक्शन है, दैट इज I21, I22 एंड I23। यस, आप मुझे बताएंगे क्या कि जब हम इसका शेड्यूल बनाएंगे, काइंड ऑफ अ शेड्यूल जहां पे T1 और T2 कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करेंगे, उस शेड्यूल के अंदर ओवरऑल कितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी? बड़ी बड़ी अजीब और बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ट्रिवियल बात पूछ रहा हूँ, बट इट इज इंपॉर्टेंट। 5 होंगी। तो ये आपको समझ आ रहा है ना कि जब मैं ट्रांजैक्शंस को एज अ हायर यूनिट शेड्यूल बना के एग्जीक्यूट करूंगा, इस बात का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इंस्ट्रक्शन कम हो जाएंगी। ऑब्वियसली इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की जितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो हर कोई आपको रन करना पड़ेगा। ये बात समझ आती है? ओके, तो यहाँ कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, फेयर एनफ। एक और छोटी सी बात, सिंपल है बट फिर भी रिलेटेबल है। क्या जरूरी है कि पहले मैं एक कंप्लीट करूं फिर दूसरे पे जाऊं? फॉर एग्जांपल इस बार मान लीजिए मैं इंस्ट्रक्शन 2.1 से स्टार्ट करना चाहता हूं, उसके बाद आई वांट टू एग्जीक्यूट I11 एंड देन आई वांट टू गो बैक टू I22 एंड देन I23 और सबसे लास्ट में मैं I12 एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। क्या ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर वैलिड है, पॉसिबल है, या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? वेरी गुड, इट्स अ वैलिड पॉसिबल ऑर्डर, ऐसा हो सकता है। बस हाँ, एक बात फिर भी गौर कराने वाली है, वो ये, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि पहले I12 एग्जीक्यूट करो उसके बाद I11 एग्जीक्यूट करो? ऑब्वियसली तो प्रोग्राम का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जो सिक्वेंशियल नेचर है, उसे मैं चेंज नहीं कर सकता। इतना जरूर कर सकता हूं कि एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने से पहले मैं बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच कराऊं, कुछ समय किसी और के पास चला जाऊं, फिर वापस आऊं और इस तरह से आगे बढ़ूं। क्या बात समझ आती है? ओके, बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहां मैंने यही लिखा हुआ है, however a schedule is a set of instructions that contain all the instructions of those transactions for which the transaction ti participates in the schedule। तो यानी कि हर कोई ट्रांजैक्शन की जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर होनी चाहिए। और बोल रहा था ऑर्डर जो है, वो जो जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शन में इंस्ट्रक्शंस थी उसी ऑर्डर में वो शेड्यूल में भी नजर आएंगी। ये बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे। अब देखिए, इसको मैं फर्दर सर इसमें I12 की जगह I21, मतलब I21
कौन से ट्रांजैक्शन की इंस्ट्रक्शन है, I2 की ना, तो आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं उसको इधर रख दूं, ऐसा बोल रहे हो? फिर एक्सप्लेन करो क्या बोल रहे हो। अच्छा, कोई बात नहीं, खोपड़ी थोड़ी पीछे चल रही है बेटा। ये जो मैंने लिखा है ये क्या बताने के लिए लिखा है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए इसको दो तरह से मैं इसको दो तरह से मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। एक पॉइंट समझिएगा, ये जो शेड्यूल्स हैं इसको दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सा? फर्स्ट टाइप इज सीरियल और सेकेंड टाइप इज नॉन सीरियल, है ना। ये दोनों डेफिनेशन, दोनों फिलॉसफी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एक बार गौर करेंगे। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज सीरियल एंड व्हाट इज नॉन सीरियल? ओके, तो सीरियल का देखिए साधारण सा मतलब क्या है। अगर एक ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं किसी दूसरी ट्रांजैक्शन पे जाऊं, और मान लीजिए उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं किसी अगले ट्रांजैक्शन पे जाऊं, तो दैट इज कॉल्ड ए सीरियल शेड्यूल। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे इधर ही था, इफ आई राइट वन मोर शेड्यूल, स्टार्ट तो मैं किसी से भी पहले कर सकता हूँ। इफ आई एग्जीक्यूट लाइक दिस, T21, T22 and T23, and here if I write like T12 and T11, can I say this is a serial schedule? Yes, बहुत सिंपल बात है। जब एक ट्रांजैक्शन के सारे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद हम दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट करें तो दैट इज कॉल्ड सीरियल शेड्यूल। हालांकि अगेन सोचने वाली बात होगी कि सीरियल शेड्यूल बनाना हालांकि मैं कह रहा हूं सोचने वाली बात होगी, सीरियल शेड्यूल बनाना क्या कोई बहुत फायदे का सौदा है? नहीं, बिकॉज हमारा जो पूरा फिलॉसफी था, हमारा जो पूरा मिशन था, वो क्या था कि एक के कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो, या वहां टेक्निकली प्रैक्टिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रहा हो। तो कॉन्करेंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पे मैंने पूरा इंटेंस डिस्कशन करके आपको यहाँ पे लेके आऊं। तो दोबारा याद कर लेते हैं, वी वांट कॉन्करेंसी ज्यादा से ज्यादा हो या कम से कम? वी वांट कॉन्करेंसी ज्यादा से ज्यादा हो। हालांकि सीरियल शेड्यूल में ऐसा होता तो नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि आप एक आइडिया कंप्लीट करने के बाद दूसरे पे जा रहे होते हैं। सही बात है। अच्छा, रोहन ने एक कमेंट किया था, लेकिन सर, मैंने शुरू ही किया था उसने पहले ही कमेंट कर दिया, लेकिन सर ये कैसा शेड्यूल नहीं होगा क्योंकि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ये बहुत काम का नहीं वो अलग बात है, बट क्या ये शेड्यूल कहलाने लायक है या ये शेड्यूल है ही नहीं? इस पे क्लैरिटी चाहता हूं आपसे। इट्स अ वैलिड शेड्यूल। मुझे लगता है डेफिनेशन नहीं पड़ी, वहां भी इस बात को क्लियर कट लिखा हुआ है, when one or more transaction executed together or one after another। तो जरूरी नहीं है कि वहां पर 100% इंटरलिविंग हो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो। अगर आप चाहो एक को कंप्लीट करने के बाद भी दूसरा स्टार्ट करोगे तो भी वो शेड्यूल कहलाएगा। आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी पूरी ध्यान से।
क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके ओके, नाउ ये जो भी मैं आपसे बात करता सीरियल शेड्यूल की, look at this diagram. Is it an example of a serial schedule? Yes or no? हाँ बिल्कुल सीरियल शेड्यूल है. ओके, मैं एक बार फिर भी पढ़ता हूँ डेफिनेशन. A serial schedule consists of a sequence of instruction belonging to different transaction where instruction belonging to one transaction appears together before complete execution of one transaction another transaction cannot start. क्लियर कट लिख रहा है, जब तक एक ट्रांजैक्शन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले तब तक दूसरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता. क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? ये बात आप, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है. आप एक बात गौर कर रहे हैं, जैसे कल मैं आपसे बोल रहा था कोई भी अलग तरह की प्रोसेसिंग उस पर तो हम ध्यान देते ही नहीं है, और यहाँ पर क्या कमिट पर हम ध्यान दे रहे हैं फिलहाल? नहीं. अगर ध्यान से एक बात समझोगे आप तो इस बात को रिलेट भी कर पाओगे. कमिट का एक्चुअली कोई इतना खास इंपॉर्टेंस है भी नहीं. कमिट का मतलब क्या है? कमिट का मतलब जो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है उसे डेटाबेस में अपडेट करना ही तो कमिट है ना. यस और नो? यस. तो जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांजैक्शन स्टडी करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कमिट लिखा मिलेगा ही नहीं, हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे ही काम कर रहे होंगे. क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, नाउ दिस इज अ सीरियल शेड्यूल. ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, वो क्या, या इसका आंसर आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर लुक एट दिस, अगर दो ट्रांजैक्शन मेरे पास हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स आर पॉसिबल? वेरी गुड. एक तरीका हो सकता है पहले टी नॉट फिर टी वन, दूसरा तरीका हो सकता है पहले टी वन फिर टी नॉट. सही बात है. अच्छा, अगर तीन हो, अगर तीन ट्रांजैक्शन हो तो क्या होगा? वेरी गुड, यू आर गेटिंग थ्री डिफरेंट केसेस आप बना सकते हो. लाइक 1 2 3 हो सकता है, देन 1 3 2 हो सकता है, देन 2 1 3 एंड देन 2 3 1 एंड देन 3 1 2 एंड देन 3 2 1. सो पॉइंट इज, आप ये समझ पा रहे हो ना, if I have T1 T2 T3 up till Tn, if I have n number of transactions, तो पहला कौन सा होगा इसको डिसाइड करने के लिए n चॉइस है. मैं कोई भी एक एलिमिनेट कर देता हूं, बट दूसरे केस के लिए सिर्फ n-1, तीसरे के लिए n-2, और इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती जाएगी. सही बात है क्या? Yes. तो n into n-1 n-2 and so on and so forth, you know it is n factorial. It's an important thing. देखिए क्या लिखता हूं. For a set of n transaction there exists n factorial different valid serial schedule. इतने different valid schedule हो सकते हैं. For serial schedule, अच्छा, कॉइन टॉस का एग्जांपल ले सकते हैं. मैं समझा नहीं, कॉइन टॉस का इससे क्या लेना देना है? ऐसा समझना सही रहेगा कि प्रोग्राम की लास्ट इंस्ट्रक्शन पे ऑटोमेटिकली कमिट हो जाएगा? नहीं, ऐसा समझना सही नहीं रहेगा. प्रोग्राम की लास्ट इंस्ट्रक्शन पे आप पार्शियली कमिटेड स्टेट में चले जाओगे. उसके बाद उस चेंज को हम परमानेंट कब करते हैं वो अलग अलग हो सकता है ना. अच्छा, एक बात समझिएगा, ये बात तो हम पहले भी फिगर आउट कर रहे थे ना कि अगर कॉन्करेंसी ना हो और एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो और एसेट प्रॉपर्टी अगर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की हमारे पास है तो क्या कोई गड़बड़ घोटाला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना. तो ठीक उसी तरह ये भी नाम का ही तो शेड्यूल है. टेक्निकली तो यहां भी जब एक ट्रांजैक्शन खत्म हो रहा है उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो जितने तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स अभी हम ऑब्जर्व कर रहे थे उस तरह के सिनेरियोज आपको यहां देखने के लिए मिल सकते हैं.
नहीं। तब आप मुझे बताएं, ये बात बोलने में कोई गड़बड़ हो सकती है कि जो सीरियल शेड्यूल है, सीरियल शेड्यूल लेड डेटाबेस टू कंसिस्टेंट स्टेट, तो कैन आई से सीरियल शेड्यूल गारंटीज कंसिस्टेंसी, ऐसा बोल सकता हूं? अच्छा, यहां पर आपका एक और पॉइंट वैलिड है, बात सही है। मान लीजिए कोई बोल रहा है कि अगर टी नॉट अभी आपने कमिट तो सर किया नहीं, आप मना कर रहे हो, कोई कभी भी कर सकता है, और हो सकता है यहां पर अबॉर्ट कर दे, यस और नो? उस केस में ऑलरेडी ये जो रीड है ये शायद डर्टी रीड था, इजंट इट? बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप कैसे कंसिस्टेंसी की बात करो? देखिए अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये मान के कर रहे हैं कि थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन रन टाइम पे कोई फेलियर होगा कि नहीं होगा। फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि कोई फेलियर नहीं होगा। रिकवरेबिलिटी और कैस्केडलेसनेस दो अलग प्रॉपर्टी हैं, जब बाद में इस प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे। बट फिलहाल अगर सिंपल आइडियल एनवायरनमेंट लें और सीरियली एग्जीक्यूट करें, तब हम ये मान के चल सकते हैं कि डेटाबेस की जो कंसिस्टेंसी है वो हैम्पर नहीं होगी। फॉलो कर पा रहे हैं? जी नहीं, कमिट इंस्ट्रक्शन नहीं है, या ऐसा सोचे तो इंस्ट्रक्शन जब हम बोल रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है मुझे बताएं? इंस्ट्रक्शन वो है जो प्रोग्रामर लिख रहा है किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इजंट इट? लेकिन यहां पर जो कमिट है वो एक सिस्टम का बोलना चाहिए, एक प्रोसेस है। कमिट करना इज अ सिस्टम आइडिया, नॉट द इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द कोड। यस, तो कमिट को हम इंस्ट्रक्शन नहीं बोल सकते। कमिट एक अरेंजमेंट बोल सकते हैं। किस तरह की बातों पे हम बहस कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती बात। क्या पागलपन है ये? मैंने कहा चलो इसे आराम से निकाल देते हैं। अब इसको अरेंजमेंट बोल सकते हैं, इसको रिलेशनशिप बोल सकते हैं। अरे पागल हो गया, कमिट हो गया, बात खत्म हो गई। क्यों उसमें पिन चुबो चुबो के उसमें कीड़े करने हैं? अजीब कहानियां है। अच्छा, मजे की बात क्या है, मैं बोल दूं, क्या बोला इसने, अरेंजमेंट। वैसे तो ये कोई बहुत रिलेटेबल शब्द हुआ नहीं, अरेंजमेंट। चलो बोल दूं, हाँ भाई बोल लो तुम अरेंजमेंट, फिर चार लोग दोबारा झंडा लेके आएंगे। ऐसे कैसे बोल दोगे भाई अरेंजमेंट? कहाँ लिखा अरेंजमेंट? अच्छा देखो, फिर मासूमियत देखो सवाल की। सर हम कमिट को अरेंजमेंट बोल, नहीं कमिट को कमिट बोल लो ना, बोलना क्यों अरेंजमेंट? किसी ने पूछा है आपसे कमिट के प्रायवाची बताओ? या कमिट ने बोला नहीं मुझे कमिट शब्द पसंद नहीं है, मेरा नाम कुछ और रखो? क्यों बोलना है कुछ और? कमिट को कमिट बोल दो। चलिए खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो दूसरा आइडिया हो सकता है दैट इज नॉन सीरियल। अब यहां पर आप देखिए नॉन सीरियल में क्या हो रहा है। हियर वी हैव टू ट्रांजैक्शंस T1 एंड T2। थैंक यू। हियर वी हैव टू ट्रांजैक्शंस T1 एंड T2, और सॉरी T2 एंड T3। क्या ये सीरियल है कि नॉन सीरियल है, मुझे बताओ ऑब्जर्वेशन के बाद। दिस इज क्लियर कट अ नॉन सीरियल आइडिया। नॉन सीरियल क्यों बोलूं? क्या एक ट्रांजैक्शन को मैंने कंप्लीट किया, या एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने से पहले कॉन्टेक्स्ट स्विच किया, कुछ किसी और का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, फिर वापस आया, और इस तरह से जब तक मैटर जितनी बार मैं इस तरह का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकता हूं। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर नॉन सीरियल शेड्यूल। ये बात समझ आ रही है? अब अगर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स पे देखें तो ये बात समझ आती है नॉन सीरियल वैसे हमारे फायदे का है कि नुकसान का है? नॉन सीरियल फायदे वाला है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्करेंसी बढ़ती है, कॉन्करेंसी में बढ़ती है तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर होता है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बेटर होता है, लोगों का वेटिंग टाइम कम होता है, थ्रूपुट कम हो जाता है। इट इज वेरी यूजफुल। लेकिन जैसे ही बात नॉन सीरियल की आती है तो
क्या सर कॉन्टेक्ट स्विच होगा तो टाइम भी तो वेस्ट होगा? हाँ होगा भाई, तू मत कर। तो एक काम कर, एक कंप्लीट कर, उसके बाद दूसरे पे जाइयो। कर सकते हैं ऐसा, तुम्हारी इच्छा है, आपको जैसा सही लगे। मुझ में जितनी समझ है मैं उतनी बात कर रहा हूं। और अपने सिस्टम में भी ऐसा करना। आपके सिस्टम में भी टास्क मैनेजर में जाके देखोगे 4,000 प्रोसेस होंगी, रोक दो उसे। कहता मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, 4,000 प्रोसेस में कॉन्टेक्ट स्विच कर रहे हो, एक बार में एक कंप्लीट करो फिर दूसरे पे जाना। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बोल दो। मजे की बात, सब बातें हवा में। कॉन्टेक्ट स्विच होता है माइक्रो सेकंड में, है ना। सुबह से शाम तक इतने घंटे बर्बाद करने वाले लोग मुझसे बोल रहे सर माइक्रो सेकंड हमारा वेस्ट हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। बहुत बढ़िया। खैर, तो मैं भाई दोबारा पॉइंट पे आता हूँ। हम कॉन्टेक्ट स्विच करेंगे और वी विल एंश्योर कि कॉन्करेंसी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो उतना अच्छा है ना। बट अगेन मुझे दोबारा एक बात बताएं कि ऐसा करने से फिर दोबारा जो हमारी कंसिस्टेंसी वाले इश्यूज हैं क्या वो फिर ओपन हो जाते हैं? Because when you say something is non-serial, there is a possibility of some kind of inconsistency जिसके examples आप already देख चुके हो। क्या बात समझ आ रही है क्या? नॉन सीरियल शेड्यूल क्या है ये क्लियर है, बट नॉन सीरियल शेड्यूल की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। उन प्रॉब्लम्स को हम हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे वो भी अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे। बट ये समझ आना चाहिए कि हाँ नॉन सीरियल की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, पुराने वाला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे जनरलाइज कर देता हूँ, वो क्या, मान लीजिए लेट मी से आई हैव n number of transactions, T1, T2, T3, T4, up till we have n number of transaction, and each transaction could have any number of instructions। चलो नंबर है तो n से बोल देता हूँ। Transaction T1 has n1 instruction and then n2 and then n3 and up till it has n number of instructions। So T1 and T2 will have on state of consistency, yes। तब आप मुझे बात बताएं, इन दीज डिफरेंट सिनेरियोज, है ना, आप मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी डिफरेंट नॉन सीरियल शेड्यूल्स आर पॉसिबल? अभी जैसे हमने सीरियल की बात की थी, यहां पे बात करूंगा नॉन सीरियल की। अच्छा, पहले मैंने नहीं बताया था, यहां पर मैं आपको ये भी क्यों बता रहा हूं कि इंडिविजुअल कितनी इंस्ट्रक्शन है, बताओ क्यों बता रहा हूं? बिकॉज उससे भी फर्क पड़ेगा ना, डिफरेंस आएगा उस पॉइंट से भी। लेट्स डू वन थिंग, एक वही वाला छोटा केस लेते, बल्कि उसको मैं और छोटा कर देता हूं। लेट मी से आई हैव अ ट्रांजैक्शन T1 which has only 2 instruction, that is I11 and I12, and I have one more transaction T2 that also have only 2 instructions I21 and I22। अब आप मुझे बता सकते हो how many different non serial schedules are possible? How many different non serial schedules are possible? ओके, 4 केसेस बन सकते हैं। अगर मैं, कुछ लोग कह रहे हैं 6 बन सकते हैं, एक बार सोच लो दोबारा। If I'm asking how many different non-serial schedules are possible, non-serial schedule, अच्छा लेट मी डू वन बाय वन। आप एक बात समझो, अगर मैं सिर्फ केसेस के बेस पे आगे बढ़ूं तो कैन आई गो लाइक 1-1, 1-2, 2-1, 2-1 एंड 2-2, या फिर 2-1, 2-2, 1-1, 1-2? क्या ये दो बेसिक ऑर्डर वैलिड हैं?
नहीं, वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपसे नॉन सीरियल की बात कर रहा हूं ना, भूल गए आप? मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, हाउ मेनी नॉन सीरियल शेड्यूल्स आर पॉसिबल? सो दीज टू आर सीरियल शेड्यूल। ये तो दोनों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, हमें नॉन सीरियल चाहिए। तो नॉन सीरियल में क्या क्या हो सकता है? एक इंस्ट्रक्शन पहले का, उसके बाद अगले के दोनों इंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, फिर अपना लास्ट कर लेता हूं, या फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन का, सेकंड ट्रांजैक्शन का पहला इंस्ट्रक्शन, फिर फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके फिर उसको कंप्लीट कर सकता हूं, या फिर जिगजैग हो सकता है। 1-1 एक हुआ, उसके बाद 2-1 कर लिया, उसके बाद 1-2 कर लिया, देन 2-2, या मैं सेकंड से स्टार्ट करूं, आई कुड हैव लाइक 2-1 एंड देन 1-1 एंड देन 2-2 एंड देन 1-2। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? मुझे बताएं। ओके, तो नॉन सीरियल केस कितने बने? 4 ही बने। जो लोग शायद 6 बोल रहे थे, अब वो समझ आ रहा है, 100% वाले, उन्होंने सुना ही नहीं था कि मैं पूछ क्या रहा हूं, सीरियल या नॉन सीरियल, इजंट इट? वो तो चेंज कर दो ना, समझ जाओ। दिस इज लाइक ओके, दिस इज 2-1 लाइक दिस। ठीक है, तब एक बात समझिएगा, अगर मैं आपको एक आइडिया समझाने की कोशिश करूं, यहां पर ओवरऑल कितने ट्रांजैक्शन, कितने इंस्ट्रक्शंस थे? ओवरऑल कितने इंस्ट्रक्शन थे? ओवरऑल 4 थे। 4 इंस्ट्रक्शन से टेक्निकली कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ पा रहे हैं? लेकिन जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि I11 और I12 का रिलेटिव ऑर्डर चेंज ना हो। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि I12 पहले करूं फिर I11 करूं। या हमें ध्यान रखना है कि I21 और I22 का रिलेटिव ऑर्डर चेंज ना हो। रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन के केस में अगर आपको याद हो, तो फिर मुझे इस केस में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, देन मुझे रेस्ट्रिक्टेड केस मिलेंगे। यस, अगर मैं ऐसा करूं, अभी भी एक बात सोचने वाली है कि अभी भी मुझे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड शेड्यूल्स। जी, हमें यहां पर क्या चाहिए? सिर्फ नॉन सीरियल। लेकिन अच्छी बात क्या है, सीरियल हमें पता था, इस केस में लेट मी से 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ही सीरियल शेड्यूल हो सकता है। तो सीरियल को माइनस कर दो, जैसा कई लोग फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, इसको अब आप करोगे तो दैट इज 4 into 3 into 2 into 1. Now this will cancel, 4 and 3 into 2 is 6 and 6 minus 2. अगेन 4 आंसर आ रहा है जो कि वेरीफाई भी हो रहा है। जी, तो अगर यहां मैं इसी बात को लिख लूं तो दैट इज, पहले जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है N1 N2 N3 अप टिल N इंस्ट्रक्शंस, टोटल का फैक्टोरियल। यस, ये टोटल केस हुए ना, डिवाइडेड बाय रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। सो N1 फैक्टोरियल इंटू N2 फैक्टोरियल अप टिल NN फैक्टोरियल। तो अब यहां आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको क्या मिला? अभी टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल मिले हैं, बट इससे फिर दोबारा क्या माइनस करना है? N फैक्टोरियल, ताकि सीरियल माइनस हो जाए तो फिर आपके पास सिर्फ क्या बचे? नॉन सीरियल। क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट? अच्छा, वैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास तो नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं। मान लीजिए 4 एलिमेंट हैं, E1 E2 E3 एंड E4। इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? एक काम करता हूं, एक और बना देता हूं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए। इनको अरेंज करने के
ओवरऑल फैक्टोरियल 5 मेथड्स हैं, ये बात सबको समझ आती है? ओके बट अब अगर मैं एक बात बोल दूं आपसे, वो क्या कि E1 का, E3 का, रैंडम बोल रहा हूं, कंटिन्यूस भी नहीं, और E5 का रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, ये सेम होना चाहिए। यू कांट चेंज दिस ऑर्डर, पहले E1 ही होगा, फिर E3 ही होगा, फिर E5 ही होगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना चाहिए, इजंट इट? क्योंकि 3 एलिमेंट मिलके 6 अलग अलग केस बना रहे थे, बट आपने रेस्ट्रिक्शन ऐसा लगा दिया, आई हैव टू डिवाइड इट बाय फैक्टोरियल 3। सिमिलरली यहां पर मैं आपको यही तो बोल रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस मेरे पास है, हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में जितनी इंस्ट्रक्शन है, क्या हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं? हाँ वो तो कर सकते हैं, बट हम रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। यस सो इसीलिए उनके अंदर इंडिविजुअली जितनी ट्रांजैक्शन इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबके फैक्टोरियल से मैं डिवाइड कर रहा हूं, इस बात को रिस्पेक्ट करते हुए कि हाँ मुझे समझ है कि मैं I12 को I11 से पहले रन नहीं कर सकता, इसीलिए डिवाइड किया। फॉलो कर पा रहे हैं बात? ओके तो यही कंक्लूजन मैंने सारा यहाँ पर लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स जो होंगे एंड डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, उनके अंदर इतना कहानी है, सो दैट विल बी दिस। और ये टोटल नंबर शेड्यूल की बात कर रहा है, अगर आपसे नॉन सीरियल पूछ लिया होता तो इसमें से बस n फैक्टोरियल और माइनस कर देना था। क्या ये बात समझ आ रही है यहां तक की? ओके अब एक बात समझिएगा, एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट करता हूं, समझ आया तो फिर बात समझ आएगी। दो तरह के शेड्यूल हमने पढ़े, सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल। अब यहाँ एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। सीरियल नॉन सीरियल बात समझ आ रही है सभी को? अब सीरियल हमारे काम के नहीं है। क्या सीरियल शेड्यूल एफिशिएंट है? नहीं, दे आर नॉट एफिशिएंट, बट दे आर कंसिस्टेंट। ये बात समझ आती है? ऑन द कॉन्ट्ररी नॉन सीरियल शेड्यूल, दे आर एफिशिएंट बट दे आर नॉट कंसिस्टेंट। अपने को क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, कि दोनों चाहिए? अपने को दोनों चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ एफिशिएंसी चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा आइडिया हम लेते हैं, और आइडिया कैसे रिलेट करेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके तो एक आइडिया ऑब्जर्व करिएगा कि इफ समहाउ वी ट्राई टू कन्वर्ट, या ऐसा भी छोड़ दीजिए, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं दैट नॉन सीरियल शेड्यूल इज इक्वल टू अ सीरियल शेड्यूल, बस इक्वल बोल रहा हूं, कैसे कर रहा हूं अभी बात नहीं बता रहा, आगे देखेंगे। if somehow we prove that a non-serial schedule is equal to a serial schedule, तो क्या इनडायरेक्टली हम ये भी प्रूफ कर रहे होंगे कि, बताओ क्या, a non-serial schedule is consistent? वेरी गुड। अल्टीमेटली जो हमारी पूरी लड़ाई है वो तो कंसिस्टेंसी को लेके है ना। तो दोबारा समझिए, सीरियल शेड्यूल कंसिस्टेंट है अपने को पता है, नॉन सीरियल कंसिस्टेंट है अपने को नहीं पता। अच्छा एक और बात, क्या नॉन सीरियल कंसिस्टेंट नहीं होता, मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्या नॉन सीरियल होने का मतलब इनकंसिस्टेंसी है? नहीं, बट द पॉइंट इज देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकंसिस्टेंसी जो हम नहीं उठा सकते, रिस्क है ना? यस, मे और मे नॉट बी। तो व्हाट इज द फिलोसफी जो भी हम यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर हम कुछ भी आइडिया यूज करके किसी तरह ये प्रूफ कर दे कि नॉन सीरियल शेड्यूल इज इक्वल टू अ सीरियल शेड्यूल, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि नॉन सीरियल शेड्यूल इज इक्वल टू अ सीरियल शेड्यूल, देन ऑब्वियसली हम ये भी प्रूफ कर देंगे कि नॉन सीरियल शेड्यूल कंसिस्टेंट है। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके पूछिए अभी क्या डाउट पूछना चाहते हैं। वेरी गुड, स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलूंगा आपको, ताकि एक एक बात आप अच्छे से फॉलो कर पाए।
क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, अब ये नॉन सीरियल को सीरियल में हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, ये आपको एक आइडिया छोटा समझाता हूं। अच्छा सर, नॉन सीरियल के सारे ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद डेटाबेस अपडेट होता है। डेटाबेस अपडेट होने का जो आइडिया था वो किस चीज पे डिपेंड करता है मुझे बताएं। मैंने आपसे कब बोला डेटाबेस अपडेट होगा? कमिट पे। तो उसका शेड्यूल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा और वो कमिट करेगा, उसने जो चेंज किया है वो हो जाएगा, बात खत्म। एक और बात समझिएगा, बहुत सारी चीजें आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं ना। यहाँ पर तो मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, एक शेड्यूल है एस जिसमें ये ट्रांजैक्शन ऐसा ऐसा रन कर रहा है। कल मैं बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिकल आपको दे रहा था। इन रियलिटी क्या ये शेड्यूल्स नेवर एंडिंग होते हैं जो चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं? हाँ। नाउ टेक एग्जांपल ऑफ रेलवेज। आप मुझे बताओ, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, रात में 12:15 तक क्या रेलवे कोई ट्रांजैक्शन करता है क्या? कभी उस समय आप टिकट बुक करने की कोशिश करना तो मना कर देंगे आपको, है ना। बट इसके बाद जब रेलवे एक बार ट्रांजैक्शन ओपन करेगा, मेरे ख्याल से इतना लोड इंडियन रेलवे तो रहता होगा कि कभी ना कभी अगले 23 घंटे 45 मिनट तक कोई ना कोई तो एग्जीक्यूशन कर ही रहा होगा, कहीं ना कहीं इंडिया के किसी कोने से। नहीं, शायद ही कोई ऐसा इंस्टेंस आए कि एक भी इंस्ट्रक्शन ना रन हो रही हो, एवरीबडी विल बी डूइंग समथिंग, इजंट इट? तो अब आप सोचो, आपका जो सवाल है क्या इसका मतलब ये होगा कि अगर आप किसी भी टाइम टिकट बुक करते हैं तो रात में 12 बजे जाके कमिट होगा? नहीं, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन आएंगे जाएंगे चलते चले जाएंगे। मैं उनको जरूर एक शेड्यूल की तरह जरूर मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, बट डेटाबेस में कमिट होना नहीं होना वो तो ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी, वो शेड्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? ठीक है। अब देखिए, जो मैं आर्ग्यूमेंट आपसे कर रहा था, आर्ग्यूमेंट में कर रहा था कि समहाउ मैं नॉन सीरियल शेड्यूल को अगर सीरियल के इक्वल प्रूफ कर दूं, तो मैं ये भी प्रूफ कर दूंगा कि नॉन सीरियल होने के बाद भी कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो उसको डेटाबेस में रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ आती है? अच्छा, अब मैं अगला आर्ग्यूमेंट ये भी आपको बताता हूं कि मैं ये करने कैसे वाला हूं, है ना। गिव मी अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं अगेन एक शेड्यूल हमारे पास है जिसमें दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2, और यहां पर हो रहा है I11 एंड देन I12 एंड देन I22 एंड देन I12। क्या ये एक सीरियल शेड्यूल है? यस और नो? ये एक सीरियल शेड्यूल नहीं है। ओके, अगर मैं एक नया शेड्यूल बनाऊं एस डैश, जहां पर मैं ऐसा लिखूं I11 I12 एंड देन I12 एंड देन I22, क्या अभी ये सीरियल शेड्यूल है? यस। तो S को अगर S डैश में कन्वर्ट करना हो, इफ आई वांट टू कन्वर्ट S इनटू S डैश, तो अब एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, वो ये कि हमने I12 को इधर ऊपर ले आए हैं, यही किया है, बाकी सब तो सेम है। अब सवाल ये है, अगर मैं सिर्फ T1 से पूछूंगा, T1 को तो इससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने का ऑर्डर तो चेंज कर नहीं रहा हूं। उसको 2-1 कर देता है, वो तो कह रही की बात है। यस। अब सवाल है कि क्या इस तरह से इंस्ट्रक्शन का स्वैप किया जा सकता है इन अ ट्रांजैक्शन, इन अ शेड्यूल? नाउ इस बार जो यस बोल रहा है वो भी गलत बोल रहा है, जो नो बोल रहा है वो भी गलत बोल रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इस बात को समझाने के लिए आपको पूछूंगा, बट बिफोर आई डू दैट मैं अगेन एक डेफिनेशन और आगे ले चलता हूं। अभी मैं आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि समहाउ
I will try to prove that a non-serial schedule is equal to a serial schedule. सही बात है. तब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मैं कैसे करूंगा. I'll do it simply by swapping of instructions. मैं इंस्ट्रक्शन स्वैप करते जाऊंगा. और कब तक स्वैप करूंगा? जब तक एक नॉन सीरियल शेड्यूल सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट ना हो जाए. क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? जब तक एक नॉन सीरियल शेड्यूल सीरियल में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हम स्वैप करते रहेंगे. ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? ओके. रन टाइम पे स्वैप होगा, अभी पता लगेगा. आपको क्या लग रहा है? एक आदमी बैठा हुआ इंस्ट्रक्शन लेके, ऐसा लग रहा है आपको? और वो एक एक इंस्ट्रक्शन ऐसे ऐसे स्वैप करता होगा? कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो? रुक जाओ, अभी फिर वही बात है. अभी ABCD भी नहीं पढ़ी आपने सब्जेक्ट की. ऐसे बस जो पहले बोल रहा हूं उसे समझते चलो. ओके. तो अब मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं, उसके बाद आप देखिएगा. लेट मी से 2 ट्रांजैक्शन मेरे पास है, T1 और T2, और यहां पर लिखा हुआ है रीड करना है किसी डेटा आइटम ए को, और इधर कह रहा है कि रीड करना है किसी डेटा आइटम बी को. फॉर एग्जांपल लेट मी क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स. अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ये स्वैपिंग कर सकता हूं? अगर मैं इसको चेंज कर दूं और विद योर परमिशन इफ आई आस्क, कैन आई गो लाइक दिस कि पहले मैं रीड बी पे कर लूं फिर रीड ए पे कर लूं? आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इजंट इट? तो जैसा मैं आपसे बोल रहा था, स्वैप कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये इंस्ट्रक्शन के नेचर पे डिपेंड करेगा. शायद आप सब यहां तो मुझे परमिशन दे देंगे बिकॉज कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस. अगर मैं ये दोनों डेटा आइटम सेम भी कर दूं तो, इफ बोथ द इंस्ट्रक्शंस आर रीड इंस्ट्रक्शन बट वर्किंग ऑन द सेम डेटा आइटम, आई थिंक स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रीड ऑपरेशन. और आप मुझे बताएं, क्या रीड रीड में कभी क्लैश हो सकता है या होता है क्या? नहीं. रीड रीड भला क्यों क्लैश करेंगे? एक डेटा को कितने लोग कितनी भी बार किसी भी ऑर्डर में रीड करें, ओनली रीड ऑपरेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम. यस. ठीक है, मैं थोड़ा क्रिएटिव हो जाता हूं फिर, और मैं अगेन राइट इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूं. सो इफ आई से लाइक दिस, रीड करना है ए पे, राइट करना है बी पे, इधर राइट करना है बी पे और रीड करना है ए पे. आप मुझे बताएं, क्या ये स्वैप भी परमिट कर देंगे आप मुझे? यस. व्हाई इज इट सो? इस बार तो राइट भी इन्वॉल्व कर लिया मैंने. क्यों आप ऐसा परमिशन दे रहे हो मेरे को? वेरी गुड. द पॉइंट इज डिफरेंट डेटा आइटम्स. I2 काम कर रहा है ए पे, I1 काम कर रहा है बी पे, दोनों डिफरेंट डेटा पे काम कर रहे हैं. तो आई थिंक इस तरह की स्वैपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. क्या ये बात भी समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे. तो फिर प्रॉब्लम कब होगा? प्रॉब्लम आई थिंक तब होगा जब हम इनका डेटा आइटम भी सेम कर दें. अब बताइए जरा. Now look at this. Different transaction, same data value, and one of them is a write instruction. प्रॉब्लम क्या होगा? मान लीजिए हम फर्स्ट सिनेरियो पर रन करते हैं, तो ये पहले रीड करेगा. ये कौन सा वैल्यू रीड करेगा? डेटाबेस का वैल्यू, इजंट इट? ये डेटाबेस का वैल्यू रीड करेगा. एक और एक सेकंड, मैं एक बात क्लियर कर दूं. कुछ लोग यहाँ पे कन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स और वो सब कहानी बोल रहे हैं. आप ऐसा करके गलत कर रहे हैं. हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसा करने से प्रॉब्लम हो जाएगी. हमें यहां सिर्फ ये प्रूफ करना है कि स्वैप करने से रिजल्ट चेंज ना हो जाए. क्या बात समझ रहे हैं आप? मेरा आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि यहां प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी. मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि रिजल्ट नहीं चेंज हो. तो फॉर एग्जाम्पल
आप पहले रीड करेंगे तो ये भाई साहब T2 जो है वो डेटाबेस की वैल्यू रीड करेंगे। मान लेता हूँ एक एग्जांपल लिखता हूँ उदाहरण के लिए, डेटाबेस में 10 वैल्यू थी, आप 10 रीड करेंगे, यहां सिर्फ राइट लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको 20 लिखना था, तो डेटाबेस में तो फाइनल वैल्यू 20 होनी है, वो डाउट नहीं है। लेकिन T2 जो था वो 10 रीड करता, लेकिन इस सिनेरियो में पहले राइट होगा फिर रीड होगा, तो इस बार T2 20 रीड करेगा। तो क्या स्वैप करने से T2 का एनवायरमेंट बदला? हाँ। क्या स्वैप करने से T2 का एनवायरमेंट बदला? हाँ बदला। और T2 का एनवायरमेंट बदला यानी कि आइसोलेशन फेल हुआ, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या बात समझ पा रहे हैं? मेरा आर्ग्यूमेंट अभी कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना नहीं है, मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये समझना और समझाना है, स्वैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस शुड नॉट चेंज और शुड नॉट इफेक्ट थ्री पार्टीज। तीन पार्टी पे इंपैक्ट नहीं है। यहां कौन कौन सी तीन पार्टी है? एक पार्टी है T1, दूसरा पार्टी है T2 और तीसरा पार्टी है डेटाबेस। अगर इन तीनों में से एक पर भी इंपैक्ट हुआ तो ऑब्वियसली मैं वो स्वैप अलाउ नहीं करूंगा। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? यस। अब क्योंकि मैं इन दोनों को स्वैप नहीं कर सकता, तो क्या मैं इनको आपस में कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन बोल दूं? कैन आई कॉल देम कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन? धीरे धीरे करके मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बढ़ा रहा हूं। यस। सो why we call them conflicting? because you cannot swap them। वो लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, स्वैप करोगे तो एनवायरनमेंट बदल जाएगा। हालांकि अब मैं पहले वाले सिनेरियो पे फिर आपसे पूछ सकता हूं, अगर दोनों इंस्ट्रक्शन मान लीजिए रीड होते और हम स्वैप अलाउ करते, तो फिर उस तरह के इंस्ट्रक्शन को हम कंफ्लिक्टिंग बोलते या नॉन कंफ्लिक्टिंग बोलते? वेरी गुड, फिर उस तरह के इंस्ट्रक्शन को अपन नॉन कंफ्लिक्टिंग बोलते। क्या बात समझ आ रही है सभी को? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बहुत अच्छे। तो फिर मेरा मन कर रहा है मैं धीरे धीरे फिर एलोबरेट करके आपको लेके चलता हूं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अभी 10 मिनट पहले मैंने आपसे बोला समहाउ आई प्रूव दैट नॉन सीरियल इज इक्वल्स टू सीरियल, ऐसा ही बोला था। देन उसको थोड़ा सा और इंप्रूव मैंने किया, फिर मैं आपसे रियलिटी में बोलने लगा कि टेक्निकली मैं क्या करता हूं। आई विल कन्वर्ट, ध्यान से सुनिएगा, I will convert a non-serial schedule into a serial schedule by swapping of instructions। मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताया, मैं नॉन सीरियल को सीरियल में कन्वर्ट करूंगा इंस्ट्रक्शंस को स्वैप करके। बट अब मैं उससे भी अगले स्टेप पे जाके ये बोलता हूं, आई विल कन्वर्ट अ नॉन सीरियल शेड्यूल इनटू अ सीरियल शेड्यूल ओनली by swapping of non-conflicting instruction, not the conflicting instruction। सिर्फ नॉन कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन का स्वैप अलाउड होगा। अगर इंस्ट्रक्शन आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे हैं तो उस केस में स्वैप अलाउ नहीं करूंगा। समझ पा रहे हैं इस बात को क्या? यस। ओके ओके। अच्छा, एक सिनेरियो रह गया। अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूं कि दोनों के दोनों transaction T1 and T2 are right operations, both of them are right operations, उस केस में क्या स्वैप अलाउ होगा या नहीं होगा? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मुझे बताओगे अगर मैं इनको स्वैप करता हूं तो T1 T2 या डेटाबेस किस पे फर्क पड़ेगा? परिणति कह रही है कि डिपेंड करता है। परिणति किस पे डिपेंड करता है? परिणति किस पे डिपेंड करता है? आप सोच रहे होंगे बोल तो दिया, अब डिपेंड करता है, किस पे करता है, सोच लेता हूं एक बार। भाई जब पूरा सिनेरियो बना के दे रहा हूं, फिर कहां आपके पास मौका रह गया ये लिखने का कि डिपेंड करेगा?
तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कभी कभी गर्मियों में हम पहले बहुत करते थे, बाथरूम वगैरह में कहीं पर भी आपके घर में ना कोई बाल्टी बकेट वगैरह होगी जिसमें पानी आप भरते होंगे, है ना, तो कुछ मिनट के लिए, मिनट नहीं बोलूंगा, कुछ सेकंड के लिए उसके अंदर अपनी खोपड़ी घुसाइए पानी भर के, है ना, तो उससे आपको एहसास होगा कि आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपके अंदर दिमाग है जिसको चलाना चाहिए। नहीं, बचपन में किया होगा, बहुत अच्छे। चलिए खैर, इधर आ जाइए। तो कुछ लोग कह रहे हैं इफेक्ट होगा, मैं मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह का स्वैप करते हैं, T1 और T2 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या T1 या T2 दोनों में से कोई भी रीड कर रहा है क्या? नहीं। तो जब T1 T2 दोनों में से कोई रीड ही नहीं कर रहा तो फिर इफेक्ट क्यों होगा? वो तो जो सोच के आए थे वो लिख के जाएंगे, बात खत्म है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है डेटाबेस को, क्योंकि अगर इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा तो डेटाबेस में फाइनल वैल्यू T1 का आएगा, लेकिन अगर इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा तो डेटाबेस में फाइनल वैल्यू T2 का आएगा। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? तो खैर हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी पर भी इफेक्ट हो हम तो अलाउ नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातें बट सोचने वाली हैं, ठीक है। तो अब फिर इस पूरे आइडिया को मैं कंक्लूड करता हूं और आपसे पहले ये क्लियर कर लेता हूं कि कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है। शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि पूरा आइडिया हमने कंक्लूड कर लिया है, फिर इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा, है ना। नाउ कैन आई से टू इंस्ट्रक्शंस, let me call them I and IJ or something like this, are said to be conflicting. First of all, if they belong to same transaction or different transaction. दो इंस्ट्रक्शन को कन्फ्लिक्ट होने के लिए ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? वेरी गुड, दे मस्ट बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन, इजंट इट? भला क्या I11 और I12 में कन्फ्लिक्टिंग है? इन पे तो हम सवाल ही नहीं पूछ रहे, यहां स्वैप का मसला पैदा ही नहीं होता। यस, so we are always comparing the instructions belonging to different transactions. So yes, अगर इंस्ट्रक्शन कन्फ्लिक्टिंग है तो ट्रांजैक्शन डिफरेंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, both of instruction must operate on same data value, isn't it? अगर आप A पे काम कर रहे हो, मैं B पे काम कर रहा हूं, तो कोई रीड करे कोई राइट करे किसी ऑर्डर में करे, बट एक से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से दूसरे का कोई लेना देना नहीं होगा। ये भी एक साधारण सा आर्ग्यूमेंट है। यस, ठीक है। फिर अगली बात सोचते हैं, they belong to different transaction, they operate on same data value, and third point, at least one of them should be a right instruction, isn't it? At least one of them should be a right instruction. अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ अकर कर जाती हैं तो इंस्ट्रक्शन कन्फ्लिक्टिंग कहलाएगा या नॉन कन्फ्लिक्टिंग? मुझे बताओ। कन्फ्लिक्टिंग कहलाएगा। और कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन को आपस में स्वैप करना है कि नहीं करना है? कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन को आपस में स्वैप नहीं करना है। क्या यहां तक का आइडिया क्लियर हो रहा है? क्या कन्फ्लिक्टिंग को आपस में स्वैप नहीं करना है? ओके, नाउ एक छोटा सा, ओके ग्रेट ग्रेट, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेके आता हूं। ऊपर क्या लिखा उसको छोड़ दीजिए, दो शेड्यूल यहां बनाने की कोशिश की है, एक है S1 एक है S2। मुझे बताएं क्या S1 को S2 में या S2 को S1 में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? गौर करिएगा जरा इस पॉइंट पे, आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पे नहीं लेके जाना चाहता, उसे रटाना नहीं चाहता, स्टेप बाय स्टेप तरीके से पूरी बात समझना चाहता। ओके, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट यू विल नोटिस इज, लुक एट दिस,
ये पार्ट एज इट इज है, इस पार्ट में कोई चेंज नहीं किया गया। समझ ये आ रहा है कि शायद ऊपर के जो दोनों हैं इनको स्वैप किया गया है, ये पार्ट ऊपर आ गया, ये पार्ट नीचे आ गया, यहां पर ऐसा देख पा रहे हैं आप। एक और छोटी सी बात आप नोट करिएगा, S1 और S2 इन दो शेड्यूल में सीरियल कौन है बताएंगे? S1 में और S2 में सीरियल कौन है? कोई भी नहीं है। तो इस बात को समझिएगा, इस एग्जाम्पल में मैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट आपके सामने रख रहा हूं। तो यहां सीरियल नॉन सीरियल का मसला नहीं है, लेकिन मैं इन दोनों को कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? one schedule can be converted to another schedule by swapping of non-conflicting instruction, then they are called conflict equivalent schedule। क्या ये डेफिनेशन याद रखेंगे? यहां पे मैं कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की बात नहीं कर रहा आपसे, लोग डायरेक्ट पॉइंट को रट लेते हैं, लेकिन मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं अगर एक ट्रांजैक्शन के अंदर, एक शेड्यूल के अंदर नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन को स्वैप करके हम एक शेड्यूल को दूसरे शेड्यूल में कन्वर्ट करें, तो उनको हम आपस में बोलेंगे कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल। ये बात समझ आ रही है? हाँ, नहीं दोनों एक शेड्यूल नहीं है, लेकिन आप बोलिए दोनों का इफेक्ट सेम है। जो S1 करेगा वो S2 करेगा। अगर S1 कंसिस्टेंट होगा तो S2 भी होगा, अगर S1 नहीं होगा तो S2 भी नहीं होगा। ऑब्वियसली शेड्यूल तो अलग अलग है, मैं बोल रहा हूँ इनका प्रॉपर्टी सेम है। प्रॉपर्टी क्यों सेम है? क्योंकि मैंने नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन को स्वैप किया है, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग वी नो दैट नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन को स्वैप करने से कोई नेचर में चेंज नहीं आना चाहिए। तो मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं है, बट अगर पहला सही है तो दूसरा भी सही होगा, अगर पहला गलत है तो दूसरा भी गलत होगा। इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। ये बात समझ आ रही है? तो मुझे दोबारा एक बार अपने मन में फिर से सोच लो दोबारा, दो शेड्यूल को हम कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कब बोलते हैं बताओ? When can we say that two schedules are conflict equivalent? When one can be converted into another by swapping of non-conflicting instructions, isn't it? By swapping of non-conflicting instruction। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, इसको पूरी तरह ध्यान से पढ़िए, देखिए जरा, मुझे बताइए आपको क्या समझ आता है। कोई जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम, क्योंकि पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे हम टेक्निकल सॉल्व कर रहे हैं। गेट 2020 में 2 मार्क क्वेश्चन ये पूछा गया था। बहुत ध्यान से पूरी बात देखिए, समझिए, और मुझे बताइए जरा क्या आपको समझ आ रहा है। हाँ भाई, कुछ बात समझ आ रही है क्या?
कई लोग शायद फॉलो कर पा रहे, कई लोग नहीं कर पा रहे। होता क्या है ना, बच्चा एक माइंडसेट बना के जाता है कि यार एग्जाम में तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबिलिटी में क्वेश्चन पूछेगा, शेड्यूल बना होगा और मेरे को पता है कैसे साइकिल बनाना है, क्या करना है, मैं कर लूंगा। ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन, इजंट इट? यहाँ पर अगेन जो भी टर्मिनोलॉजी में आपसे डिस्कस कर रहा था, यहाँ पर इसने कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबिलिटी का नाम ही नहीं लिया, इसने बात किया कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस का। और 2 नंबर का क्वेश्चन है, हल्के में आप ले नहीं सकते। अब अगेन देखिए, पॉइंट आप ऑब्जर्व करेंगे, आम तौर पे जब हम शेड्यूल डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं तो हम वर्टिकल फैशन में अरेंज करते हैं, यही तरीका है, प्रोग्राम भी वर्टिकल ही लिखते हैं। अब जानबूझ के जो इसने क्या बदतमीजी कर दी, क्या उसको हॉरिजॉन्टल लिख दिया। सर ये सब छोटे छोटे तरीके हैं, इजंट इट, आपको परेशान करने के, ताकि जो भी आपका डायरेक्ट तरीका हो ऑब्जर्व करने का, विजुअलाइज करने का, उसमें प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, है ना। ऑनलाइन पेपर में कौन सा स्पेस बचाना था, हार्ड कॉपी होती तो मान भी लेते, है ना। तो ऑल दिस इज जस्ट टू क्रिएट अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन। अच्छा, अब जरा एक बार देखते हैं, अगर आपके पोल का मैं नोटिस लूं तो अराउंड 12% वोट मिला ऑप्शन ए को, 11%, 16%, 66% एंड 6%। तो कंफ्यूजन तो है। अब देखिए एक बात समझिए, अगर बारी बारी से हर एक इंस्ट्रक्शन का स्वैप हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर ये चेक करना पड़ेगा तो इसमें एक अच्छा खासा प्रॉब्लम होगा। हालांकि ये बात समझी जा सकती है, जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल, लुक एट दिस, जैसे द गिवन शेड्यूल, सी दिस, जस्ट जो मैं अंडर सर्कल अंडरलाइन कर रहा हूं, जरा इस पे एक बार ऑब्जर्व करिएगा, क्या ये दोनों इंस्ट्रक्शन आपस में कंफ्लिक्टिंग है, यस और नो? यस। डिफरेंट ट्रांजैक्शन, सेम डेटा वैल्यू एंड वन ऑफ देम, क्या बोथ ऑफ देम आर राइट इंस्ट्रक्शन, ये कंफ्लिक्टिंग है। और मुझे समझ आ रहा है ऑप्शन ए में, फर्स्ट में, जैसे 11% लोगों ने सही आंसर किया है, उनको स्वैप कर दिया गया है। कैन यू सी दिस? यहाँ पे T1 का राइट भी पहले परफॉर्म कर दिया, T2 का राइट भी बाद में परफॉर्म हुआ है। मेरे हिसाब से तो इतना करना सफिशिएंट है कि आपने नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन को क्लियर कट स्वैप किया है, और ऐसा किया है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं आप? यस और नो? यस। ठीक उसी तरह से अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, तो आपको डायरेक्ट केसेस नजर आएंगे। सेकंड केस में क्या क्या, सेकंड इंस्ट्रक्शंस को सब पहले रख दिया है ना, और दूसरे वाले को बाद में रखा है। आई कैन सी दीज इंस्ट्रक्शंस हियर। क्या ये दोनों इंस्ट्रक्शन कंफ्लिक्टिंग है? जी हाँ। डिफरेंट ट्रांजैक्शन, सेम डेटा वैल्यू एंड वन, और भी बहुत एग्जांपल हो सकता है, जस्ट मेरे को ये नजर आ गया सामने। तब यहाँ पर T2 के राइट सी को पहले कर दिया और T1 के राइट सी को बाद में किया। इट्स अ क्लियर कट स्वैपिंग ऑफ कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन, दिस कैन नॉट बी अलाउड। क्या ये बात भी फॉलो कर पा रहे हैं, है ना। और अगेन अगर मैं ऑप्शन डी देखता हूं, यानी कि 4 देखता हूं, तो यहां मुझे अलग अलग डेटा पे जानबूझ के कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। लुक एट दीज टू, read d, write d, conflicting a different transaction, same data value, one of them is a right instruction, and there you see the swap. read d बाद में किया, write d पहले कर दिया, ऑब्वियसली ये तीन ऑप्शन यहां पे एलिमिनेट हो जाते हैं। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब अगर आप ऑप्शन सी देखोगे, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन सी देखोगे तो उसने पहले T2 के 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए, तो ये बी पहले आया, ये पहले आया और ये पहले आया। ध्यान दोगे तो ऊपर ए और सी है, ऊपर ए और सी है, तो क्या इन तीनों को आगे लेके जाया जा सकता है? जी हाँ। ए बी में या सी बी या सी डी में क्लैश नहीं होगा, वो ए और सी पे काम कर रहा है या बी और डी पे काम कर रहा है, कर सकते हैं ऐसा।
उसके बाद एक और चेंज किया कि राइट सी को लास्ट में रख दिया। क्या राइट सी को राइट बी से स्वैप किया जा सकता है? जी हाँ, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। और बचा हुआ जितना इंस्ट्रक्शन था वो सब बीच में ले आया। आई थिंक इन द थर्ड केस देयर इज ओनली एंड ओनली स्वैपिंग ऑफ नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, hence the swapping is allowed, and therefore I can say that third transaction or third option is conflict equivalent to the given transaction, and thereby you get 2 marks in gate. फॉलो कर पा रहे हो? आप पूरी बात पढ़ के समझ के अच्छे से गए थे। बहुत असाधारण क्वेश्चन है, बहुत साधारण, सिंपल वन, बट अगर एक एक पॉइंट पूरी तरह से हम ध्यान से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। 3 मिनट लगे। अच्छा, हर जगह कोई ना कोई समस्या आप लोग ढूंढ निकालते हैं। आपको पता है गेट में 2 नंबर की वैल्यू क्या है? अच्छा, दूसरी बात, आज मैं अभी एक स्पेशल क्लास ले रहा था तो बच्चा पूछ रहा, सर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्पीड और एक्यूरेसी? व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस? अगर आप 10 मिनट के अंदर सारे बबलिंग करके बाहर आ जाएं तो नोबेल प्राइज मिल रहा है आपको। स्पीड से हो क्या रहा है? हालांकि दैट कुड बी इंटरेस्टिंग आइडिया, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए एक आइडिया सोचिए कि हर 10 मिनट का एक नंबर है। अगर आप पूरा 300 मिनट लेते हैं तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें 30 नंबर आपका लेस हो जाएगा। अगर आप 10 मिनट के अंदर सबमिट करते हैं तो 280 मिनट्स, सॉरी कितना, 180 मिनट है ना, 18 नंबर जो है वो टाइम के हैं। इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है। अगर आप 1 घंटा पहले पेपर सबमिट करते हैं तो 6 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ऐसा हो सकता है, कितना मजेदार सिनेरियो हो। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा करेंगे ना, एक्स्ट्रा छोड़िए, बच्चों के नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे? नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन करेगा पेपर जल्दी सबमिट करो, जबकि उस जल्दबाजी में गलतियां होंगी। तो बजाय इसके कि हमें एक्स्ट्रा नंबर देने पड़ेंगे, ज्यादा गलती में आप फाइनली टोटल नुकसान में रहोगे। तो भाई साहब, टाइम कितना लगा, क्या लगा, वो अलग बात है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने, और इजंट इट, इस क्वेश्चन में हमारी इंटेंशन क्वेश्चन समझने की थी, फिलॉसफी समझने की थी, ना कि इसे जल्दी सॉल्व करने की। यस, सर गुस्सा मत होना, बट फिर से प्लीज, फिर से कन्फ्लिक्ट्स हाईलाइट कर दो, रिवीजन में आसान होगा। मतलब एक बार मैं दोबारा बता दूं कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। अच्छा, मैं समझा नहीं, फिर हाईलाइट करो मतलब। छोड़ दीजिए जो भी आप बोल रहे हैं। जो मैंने करना था कर दिया। ये आइडिया समझ पा रहे हैं क्या? मुझे बताया कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस का। हाँ, और अगेन एक बात समझा करिए, एक बात समझा करिए कि मेरा काम सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाना, इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है। सर कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब बता दीजिए। क्या आपको कन्फ्लिक्ट का मतलब समझ आया? पूरा कॉन्टेक्स्ट हमने पिछला आधा घंटा कन्फ्लिक्टिंग पे डिस्कशन किया है। जब हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस कन्फ्लिक्ट ना हो, इजंट इट? नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन का ही स्वैप कर रहे हैं। और जब मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर रहा हूं तो इक्विवेलेंस वहीं से लिया है। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस बात थी। या तो ये बात आपको खुद समझ जानी थी, वरना फिर पूछने की भी जरूरत नहीं थी, इजंट इट? ओके, सो दिस इज वन आइडिया। अब देखिए अगेन एक बात समझिएगा, आमतौर पे ये आइडिया मैं कंप्लीट कर दूं, आमतौर पे क्वेश्चन नहीं पूछता, आमतौर पे क्या बात की जाती है उसको समझिए। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। नाउ लुक एट दिस। मुझे बताएं, इफ आई नंबर देम एज S1 एंड S2 शेड्यूल्स, क्या ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है?
क्या ये दो शेड्यूल आपस में कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हैं? जी हाँ। वो कैसे? अगेन इफ यू सी, ये पोजीशन बिल्कुल सेम है, ये पोजीशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये स्वैपिंग की गई है। कैन यू सी दिस? यस। और ये स्वैप किया भी जा सकता था, बिकॉज ऑब्वियसली एक ए पे काम कर रहा है, दूसरा बी पे काम कर रहा है। यस। पर इस, तो अब मुझे दोबारा बता दो, क्या ये दोनों शेड्यूल आपस में कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है? Because one schedule can be converted to another by swapping of non-conflicting instruction. मैं सिर्फ non-conflicting instruction को swap करके एक को दूसरे में convert कर पा रहा हूँ, बट अब ये conversion शायद हमारे ज्यादा काम का है। वो क्यों? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जैसा कुछ लोग बोल भी रहे हैं, कैन यू सी दैट S2 is serial? Now because S2 is serial, S2 will be consistent. क्योंकि S2 सीरियल है वो कंसिस्टेंट भी होगा, और क्योंकि S1 S2 दोनों कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हैं, तो अब क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि S1 नॉन सीरियल होने के बाद भी कंसिस्टेंट होगा? यस। एंड नाउ I called schedule S1 as conflict serializable schedule, the most important terminology of the chapter. Now, if somebody asks you directly, what is conflict serializable schedule? If by swapping of non-conflicting instruction, a non-serial schedule can be converted into a serial schedule, then it is called conflict serializable. अगर non-conflicting instruction को swap करके मैं किसी schedule को serial में convert कर सकता हूं, तो मैं उसको बोलूंगा conflict serializable. That is it. बस यही idea है। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या हो जाता है? आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पीपीटी में आगे मिलेंगे, अराउंड 10-15 क्वेश्चंस, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक यही फिलॉसफी डिस्कस की है, द फिलॉसफी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। यस, उस पे आपको काम करना है। अच्छा, मैं क्लास के एक बार बता देता हूँ। आज सुबह इंटरनेट में देयर वाज सम इशू, सो मुझे क्लास रीशेड्यूल करना पड़ा था, बट कल आपकी क्लास सेम टाइम पे, यानी कि एल्गोरिथम की क्लास होगी मॉर्निंग में 7 to 9 और इवनिंग में अगेन 7 to 9 डीबीएमएस। इस सैटरडे संडे आपका डीबीएमएस का ऑफ नहीं है ना? अगले सैटरडे संडे आपको डीबीएमएस का भी ऑफ मिलेगा, बट इस सैटरडे संडे डीबीएमएस तो चलेगा एज यूजुअल। एल्गोरिथम में ऑफ था, बट क्योंकि रीशेड्यूल किया है, तो जो क्लास आज होने वाली थी वो कल मॉर्निंग में होगी। बाकी संडे फिर आपका मॉर्निंग ऑफ रहेगा एल्गोरिथम, इवनिंग ये चलता रहेगा। 7, 8, 9 तारीख तक डीबीएमएस की बैक टू बैक 10-11 क्लास है। यस, चलिए, थैंक यू सो मच।